Hello, I am Vivek, and this is the 8th lecture of the CSAT series in which we are covering all the necessary concepts that are required for the exam, and along with that we are also solving previous year questions of CSAT paper from 2010 to 2020, that is these 11 years. सो बेसिकली हम इस सीरीज़ में कर क्या रहे हैं अब तक और आगे क्या करने वाले हैं एंड हमारा अप्रोच क्या रहती है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। अब बेसिकली हम 80 to 85% ऑफ द टाइम ये करते हैं कि हमने जैसे कोई चैप्टर लिया, जैसे अभी नंबर सिस्टम एंड नंबर थियरी चल रहा है। इसके पहले हमारा कुछ टाइम एंड वर्क चल रहा था, उसके जस्ट पहले कुछ टाइम एंड स्पीड था। तो हमने वो टॉपिक लिया, यानी वो चैप्टर लिया, उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब डिस्कस किए एंड उसके बाद उसी के कॉन्टिन्यूएशन में हमने उस चैप्टर से अब तक जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं इन 11 ईयर्स में यूपीएससी में वो सारे सॉल्व किए, राइट। तो 80 to 85% ऑफ द टाइम ये चल रहा है। तो बाकी रिमेनिंग 15-20 में क्या चल रहा है, रिमेनिंग में ऐसा हो रहा है जैसे मान लीजिए हमने कुछ टॉपिक को उस चैप्टर से अलग करके पढ़ा है, जैसे पीएनसी वाला टॉपिक था या ऐसे कुछ और टॉपिक्स हैं। तो अलग करके पढ़ने के बहुत से रीजंस हैं, जैसे एक तो ये हो सकता है कि वो टॉपिक अगर चैप्टर के साथ पढ़ते या सब कुछ एक साथ पढ़ते तो थोड़ा मिक्सअप होने का डर था, राइट। तो इसलिए अलग किया गया है, मतलब मिक्सअप भी हो जाता है और थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है कि वो चैप्टर में थियरी चली जा रही है, राइट, आप कुछ क्वेश्चन कर ही नहीं रहे हैं। दूसरा मेन रीज़न ये हो सकता है कि वो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको हम बिना एप्लीकेशन के समझ नहीं सकते, उसका कितना भी हम उसका कॉन्सेप्ट कर लें, जब तक हम उसका एप्लीकेशन नहीं देखेंगे, और एप्लीकेशन अगर तुरंत नहीं देखेंगे तो थोड़ा दिक्कत होती है बाद में। जैसे मान लीजिए अभी मैंने आज पढ़ाया बट कोई टॉपिक लंबा है तो उसका हो सकता है 2 लेक्चर तो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने में निकल जाएँ, देन हम 3rd लेक्चर से करें, जैसे अभी नंबर थियरी में हो गई, राइट। 1 लेक्चर नंबर थियरी का हो चुका है, एक अभी और चल रहा है, नेक्स्ट वाले से हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इसकी। तो हो सकता है इतनी देर में आपने जो पढ़ा था वो कॉन्सेप्ट वो भूल जाएं, तो तुरंत हमें एप्लीकेशन देखना होता है, या ऐसा कह लें कि उसको हम एप्लीकेशन के थ्रू ही समझ सकते हैं, वैसे समझ ही नहीं सकते अच्छे से। तो वैसे कॉन्सेप्ट को भी कहीं कहीं अलग किया गया, ऐसे बहुत रेयर हैं बट हाँ जो भी हैं उनको थोड़ा सा अलग करके कराया गया या आगे भी कराया जाएगा। देन एक जैसे नंबर सिस्टम में हमने अभी नंबर सिस्टम अभी कर रहे हैं, बट हमने LCM से पहले पढ़ लिया था जो कि नंबर सिस्टम का पार्ट है। वो क्यों किया था, क्योंकि वो तो भाई हर जगह यूज आ रहा था, इसलिए हमने पहले कर लिया था। मतलब और भी कुछ रीजंस हैं, और जो भी रीजन की वजह से कुछ टॉपिक हैं जिनमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें ऐसा कोई स्पेसिफिक टॉपिक की नॉलेज नहीं चाहिए, आपको कॉमन सेंस चाहिए और सिंपल काउंटिंग से हो जाएगा। तो वैसे भी क्वेश्चन हमने अलग अलग सूटेबल प्लेसेस पे डाले हैं, जिससे कि कहीं भी आपको मोनोटोनस सा ना लगे कि सिर्फ थियरी चल रही है, सिर्फ क्वेश्चन चल रहा है या सिर्फ यही टॉपिक चल रहा है, राइट। क्योंकि इसी में हम बोर हो जाते हैं। तो मतलब ये भी थोड़ा ध्यान रखा गया कि ऐसा ना हो कि आप एक लेवल के बाद हर कोई एग्जॉस्ट हो जाता है सेम टॉपिक सेम चीज़ को अगर पढ़ रहे होते हैं, तो वो सब ना हो, उस हिसाब से इन क्वेश्चंस को प्लेस किया गया है। थोड़े मोड़े ऐसे क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। बाकी 80 to 85% टाइम तो यही चल रहा है, राइट। ये मेरी स्ट्रेटजी है, मतलब आगे भी यही करने वाले हैं। तो आप एक बार बताइएगा कि मतलब इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है या ये सही है, कमेंट में बताइएगा। हाँ ये है कि जैसे मान लीजिए हमने पहले डिस्कस किया था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, सीक्वेंस एंड सीरीज का किया था, नंबर सिस्टम में से कुछ LCM HCF फैक्टर्स वगैरह किए थे, तो वो पहले कर लिए थे, वो ठीक है। बट पहले किए थे कि नहीं किए थे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम जब कोई चैप्टर पूरा कर रहे हैं तो उस टाइम पे पहले किए थे उनको भी डिस्कस करेंगे, राइट। अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, हमने मान लेते हैं कोई भी कॉन्सेप्ट जो 2-3 रीज़न बताया, इसकी वजह से हमने उसको अलग कर लिया था, अलग से कराया था, कुछ भी रीज़न से हमने वो टॉपिक को अलग कर लिया था। बट जब हम वो चैप्टर करेंगे पूरा, जिस चैप्टर में वो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बिलोंग करता है, तो वहाँ पे भी उसको डिस्कस कर लेंगे। बस हाँ इतना हो सकता है कि जैसे अगर पहली बार में हमने 10 मिनट लगा डिस्कस करने में, दोबारा 10 मिनट लगाएंगे तो टाइम का वेस्टेज होगा, आपके भी टाइम का वेस्टेज होगा, मेरे भी टाइम का वेस्टेज होगा, राइट। तो टाइम हमारे पास कम है तो टाइम का वेस्टेज नहीं करेंगे, दोबारा में हम थोड़ा जल्दी में डिस्कस करेंगे। बट हाँ मतलब दोबारा भी पूरा डिस्कस हो जाएगा, मतलब आपको समझ आ जाएगा, राइट। तो एक तो ये है, तो आपको क्या बताना है कि ये जो चल रहा है जैसे ये सही है या इसमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए। दूसरा मैंने क्या सोचा है, जैसे कुछ टॉपिक हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी, इनके मैं थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन इनके प्रीवियस ईयर के साथ ही कराऊंगा। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में क्या होगा एग्जैक्टली, रेलेवेंट क्वेश्चन होंगे रिलेटेड टू PYQs ओनली, बट वो PYQs के लेवल से थोड़ा ऊपर होंगे, ताकि टॉपिक्स को आप अच्छे से समझ पाएँ एंड एग्ज़ाम में अगर आता है तो कर पाएँ। तो इनमें से कौन से टॉपिक के मैं PYQs के जस्ट बाद ले लूँगा, मतलब
अभी हमारा क्या चल रहा है, कैसे अप्रोच रह रही है कि पहले टॉपिक डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, देन नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक से पहले उस टॉपिक के जो 3 टॉपिक मैंने बताया उसके थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देखेंगे, राइट। बट ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स के लिए नहीं है, सब में थोड़े बहुत हम करेंगे, बट सब में करेंगे बाद में। अब बाद में कब करना है वो आपको बताना है कि कब करें। जैसे एक केस हो सकता है कि हम अभी जैसे क्वांट वाला पोर्शन कर रहे हैं, है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कर रहे हैं अभी हम, तो एक बार क्वांट ओवर हो जाए तो इसके सारे क्वेश्चन कर लें, देन LRDI स्टार्ट करें, है ना, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करें, उसके क्वेश्चन कर लें, देन सेम गोज विद अदर सेक्शंस लाइक कॉम्प्रहेंशन एक्सेट्रा, है ना। तो ऐसे करें कि सेक्शन वाइज की एक सेक्शन खत्म हुआ क्वांट का, इसके क्वेश्चन कर लिए, LRDI खत्म हुआ, इसके क्वेश्चन कर लिए एक्स्ट्रा वाले, राइट। कॉन्सेप्ट टॉपिक वाइज जो भी कॉन्सेप्ट हैं और उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो तो हम साथ साथ करते चल ही रहे हैं, बट जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो जैसे पूरा सेक्शन खत्म हो जाए, जैसे आपका क्वांट मैथ का पूरा सेक्शन खत्म हो गया तो इसके साथ कर लें, देन LRDI खत्म होगा उसके साथ कर लें, कॉम्प्रहेंशन का खत्म होगा उसके साथ कर लें, ऐसा करें। ये ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2 क्या है कि हम पूरा सिलेबस ही खत्म कर लें, जैसे हमने क्वांट भी खत्म कर लिया, LRDI भी खत्म कर लिया एंड कॉम्प्रहेंशन भी खत्म कर लिया। अब खत्म कर लिया क्या मतलब है, खत्म कर लिया का मतलब ये है कि हमने उसके कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए जो भी रिक्वायर्ड है एग्जाम में, राइट, जितने एग्जाम में रिक्वायर्ड हैं। अब एक्स्ट्रा बहुत एक्स्ट्रा भी नहीं, जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी में आप चले जाओगे तो मतलब, है ना, आप 2-3 महीने पढ़ते रहो, इतनी सारी चीज़ें हैं, है ना। हर एक क्वेश्चन को रूल, मतलब हर एक क्वेश्चन को ही फॉर्मूले बना देते हैं लोग, राइट। और क्वेश्चन तो भाई उसमें IIT उससे ऊपर के लेवल के आते रहते हैं, तो आपको वो सब नहीं पढ़ना है ना। टॉपिक को तो उसी टॉपिक को बिलोंग करता है वो, बट आपको अपना लेवल देखना है कि हमें एग्ज़ाम में क्या पूछा है उस हिसाब से पढ़ना है, या क्या पूछ सकते हैं मैक्सिमम, मतलब जो पूछ चुके उससे थोड़ा सा टफ पढ़ना है बस। ये नहीं उससे बहुत ज़्यादा टफ, जैसे इस बार थोड़ा टफ पेपर आ गया था, तो ये नहीं कि आप मतलब, है ना, 5-6 महीने तक मैथ ही पढ़ते जा रहे हो डेली 4 घंटे, है ना, वो टाइम का वेस्ट। आपको क्वालिफाई तो करना है, राइट। तो हम कॉन्सेप्ट इतने देखेंगे जो कि नेसेसरी हैं। एप्लीकेशन में क्या करेंगे हम बता ही दिया मैंने कि 10 ईयर्स के पूरे ये 11 ईयर्स के पूरे प्रीवियस ईयर करेंगे। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और रिलेवेंसी तो होगी, उन्हीं को चूज़ करेंगे, राइट। उनमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन में भी मैंने बताया कि जैसे वेन डायग्राम वाले और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले एंड प्रोबेबिलिटी वाले, ये क्वेश्चन हम चैप्टर जब कर रहे होंगे रेस्पेक्टिव चैप्टर्स, तो उनके साथ ही मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कंटिन्यूएशन में ही कर लेंगे। बाकी चैप्टर्स का भी करेंगे, तो आपको ये बताना है बाकी का कब करना है। जैसे क्वांट ओवर हो जाए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ओवर हो जाए तब करें, देन LRDI ओवर हो जाए तो LRDI का करें, देन कॉम्प्रहेंशन, है ना, सेम गोज विद कॉम्प्रहेंशन। ऐसे करें या सारे टॉपिक ख़त्म हो जाए, मतलब सारे सेक्शन ख़त्म हो जाए, कि पूरा मैथ्स भी खत्म हो गया, पूरा लॉजिकल रीजनिंग डेटा इंटरप्रिटेशन भी खत्म हो गया, पूरा कॉम्प्रहेंशन इंग्लिश भी खत्म हो गया, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन ले रहे हैं क्वांट के और LRDI सबके एक साथ। तो आपको ये कमेंट में बताना है कि कौन सा वाला फॉलो करना है, ऑप्शन 1 की सेक्शन का खत्म होने पे, ऑप्शन 2 की सब कुछ खत्म होने पे। और आपको एक चीज़ और बतानी है क्या, कि 85 और वो 15 वाला जो मैं बताया मैंने कि ऐसे अप्रोच में फॉलो कर रहा हूँ, तो वो सही है या सही नहीं है, या मतलब सही नहीं है तो क्या मॉडिफिकेशन करना चाहिए, वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब आज के टॉपिक पे आते हैं, राइट। ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन हो गई, आज के टॉपिक पे आते हैं। हमने लास्ट क्लास में, आपको याद हो तो, हम प्राइम नंबर्स कर रहे थे। तो प्राइम नंबर्स हमने क्या क्या किया था, हमने देखा था कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। प्राइम नंबर्स ये वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स किसको बोलते हैं, फैक्टर्स वैसे मैंने बता दिया था, अभी मैं 2 मिनट में फैक्टर से फिर से आता हूँ, राइट। तो जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, दैट इज़ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं, राइट। हमें प्राइम नंबर पता चल गया। तो जैसे हमें अब चेक करना था कि कोई नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। जैसे मान लीजिए n कोई नंबर है और वो हमें चेक करना है n कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं, तो इसके कितने फैक्टर्स होंगे, 1 और n, ये होने चाहिए ये 2 फैक्टर्स, राइट। प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, राइट। और यहाँ पे नंबर क्या है, नंबर है यहाँ पे n, तो यहाँ पे n होना चाहिए, 1 एंड n। इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो अब फैक्टर है तो या तो नंबर के इक्वल होगा या तो नंबर से छोटा होगा, नंबर से बड़ा तो हो नहीं सकता, राइट। तो हमने देखा था कि हाँ 1 2 ऐसे करते करते n-1 n, ये सारे नंबर्स हो गए। तो मतलब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है ना, एंड सो ऑन, ये n नंबर्स हो गए। हमने ऐसे ही, ठीक है, इनको कंसेक्यूटिव ऑर्डर में लिख दिया। तो हमें ये
फाइंड करना था कि ये n जो है ये प्राइम है कि नहीं। तो इसके लिए हमें ये करना, मतलब ये बाय डेफिनेशन जाएँ तो ये करना चाहिए कि 2 to n सारे मतलब 2 to n-1 सारे नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक कर लें n से, कि भाई 2 डिवाइड करता है कि नहीं, है ना, 3 डिवाइड करता है कि नहीं, है ना, इसको 8 डिवाइड करता नहीं, अप टू n-1 डिवाइड करता है कि नहीं। अब ये मैंने लिखा है इनको n/3 का मतलब ये नहीं कि आपको सिंपली डिवाइड करके देखना है, आपको इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। डिविजिबिलिटी एग्जैक्टली कैसे चेक करते हैं ये लेक्चर 1 में मैंने बता दिया था, बाकी आज भी बताऊंगा थोड़ी देर में, राइट। तो अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है, नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, बस आपको इतना ध्यान रखना है, अभी यहाँ इतना जानना है कि इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, राइट। ये सब प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, तो आपको और अच्छे से समझना है। अगर यहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखें, राइट। तो प्राइम नंबर पता करना था। पहले प्राइम नंबर होता क्या है कि उसका 1 एंड नंबर इटसेल्फ उसके फैक्टर हो। देन हम उसके डेफिनेशन से जाएंगे तो पता चलेगा कि प्राइम नंबर पता करना है तो 1 और n तो हमेशा होंगे ही सबके फैक्टर्स, भले प्राइम हो या ना हो, दैट इज 1 एंड नंबर इटसेल्फ, तो फैक्टर होगा ही, भले से नंबर प्राइम हो या ना हो। बस प्राइम होगा तो सिर्फ 1 एंड नंबर इटसेल्फ, यही दोनों फैक्टर होंगे। अगर नॉन प्राइम होगा, नॉन प्राइम क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स, तो और भी फैक्टर्स होंगे। तो 2 to n-1 इनका हमें चेक करना पड़ेगा कि इनमें से कोई फैक्टर तो नहीं है, राइट। बाय डेफिनेशन जाएंगे तो यही चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना हम समझ गए। देन हमने देखा था कि हाँ करना यही चाहिए बाय डेफिनेशन, बट एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया कि इतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो कितना करने की ज़रूरत है, हम क्या करें, 2 to √n, है ना, 2 to n-1 था, बट 2 to n-1 ना करके, ना 2 to n-1 तक सबका ना चेक करके कि सारे से मतलब इनमें से किसी से डिविजिबल तो नहीं है n-n, ये बोला ना, दिस थिंग n/3, n/8, n/n-1, ये करना था। बाई मतलब इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो हमें प्राइम नंबर के लिए यही चेक करना था कि अगर इनमें से कोई भी डिविजिबल नहीं है, मतलब इनमें से किसी भी नंबर से n डिविजिबल नहीं है, तो यानी कि प्राइम हो गया। तो 2 to n-1 था, बट हमने पता चला कि नहीं, 2 to n-1 करने की ज़रूरत नहीं, 2 to √n ही कर लेंगे तो काम चल जाएगा। अगर इनमें से कोई भी उनका फैक्टर नहीं है, मतलब 2 to √n कोई भी नंबर n का फैक्टर नहीं है, तो यानी कि आगे भी n का कोई फैक्टर नहीं होगा और n एक प्राइम हो जाएगा, राइट। ये क्यों हो जाता है वो आपको जानने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। देन अभी ये थोड़ा और लेंदी लग रहा था तो हमने इसको थोड़ा और छोटा करा कि क्या करते हैं, 2, 3 और 6 के +-1, राइट। 2 का चेक करना है कि भाई 2 से डिविजिबल है n की नहीं, 3 से डिविजिबल है कि नहीं। देन उसके बाद जो भी नंबर्स हैं वो 6 के +-1 के फॉर्म में हैं तो उनका चेक करना है। 6 के +-1 का मतलब जैसे अब k को 1 डालेंगे तो क्या हुआ, 6 +-1, दैट इज़ 5 6-1 एंड 7 6+1। अगर इसको 2 डाल देंगे तो क्या होगा, 6 × 2 +-1 दैट इज़ 11, है ना, 12 +-1 है तो ये हो गया 11, 12-1 और 12+1 13, है ना, एंड सो ऑन। अगर मान लीजिए 3 भी डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, 18 +-1 तो 17 एंड 19, राइट। तो ये 6 के +-1 का मतलब ये हो गया। तो हमें बस वो नंबर्स चेक करने हैं, कौन कौन से, या तो 2 से डिविजिबल है कि नहीं, मतलब 2 से चेक करना है डिविजिबिलिटी, 3 से चेक करना है और उन सारे नंबर से चेक करना है जो 6 के +-1 के फॉर्म में हो बट लेस देन और इक्वल टू √n हो, राइट। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि हाँ ये काफ़ी छोटा हो गया। अब इसमें एक बात मैंने और बताई थी, जैसे मान लीजिए कभी आ जाए √n अपना आ जाए 14.2 तो इसको क्या ले लेंगे, 15। अगर 14 आता तो कितना लेते हैं, अगर √n बराबर 14 आता तो हम 14 तक ही चेक करते हैं। अगर √n बराबर अपना आता, √n बराबर आता 19.6 तो कितना लेते हैं, 20 तक का चेक करते हैं। अगर √n अपना आता 30 तो मतलब √n अगर 30 आता तो 30 तक का चेक करते हैं। बट अगर कहीं गलती से भी √n 30.1 आ जाता तो 31 तक का चेक करते हैं, राइट। ये हमने डिस्कस किया था। एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली कैसे फाइंड करते हैं कि कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। मान लीजिए n = 179, हमें इसका फाइंड करना है। तो आपको पता होगा कि 169 का अंडर रूट कितना होता है, 13 एंड 196 का कितना होता है, 14।
तो अब 179 जो है 169 एंड 196 के बीच में आता है, तो इसका जो अंडर रूट होगा दैट इज अंडर रूट 179 वो भी 13 एंड 14 के बीच में आएगा, यानी कि 13 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अब 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो आपको कहाँ तक चेक करना है, 14 तक, है ना, अप टू 14। और चेक कौन कौन से करने हैं, 2, 3 और 6 के प्लस माइनस 1 अप टू 14। तो आपको 2 का चेक करना है, ठीक है, 3 का चेक करना है, ठीक है, 6 के प्लस माइनस 1 में कौन कौन से चेक करने हैं, मतलब k इक्वल टू कितने करस्पॉन्डिंग चेक करना है। पहले k इक्वल टू 1 का देखते हैं, तो k इक्वल टू 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 6 प्लस माइनस 1, तो 6 प्लस माइनस 1 मतलब कितना, 5 एंड 7। हाँ ठीक है, 5 एंड 7 जो है 14 से कम है, अप टू 14 जाना है हमें, मतलब 14 का भी चेक करना पड़ेगा तो कर लेंगे, बट 14 से ज़्यादा किसी भी नंबर का हमें चेक नहीं करना है ना, अप टू 14 का बेसिकली ये मतलब है। देन हम अगर k को 2 पुट करें तो कितना आएगा, 6 इंटू 2 प्लस माइनस 1, 12 प्लस माइनस 1 दैट इज़ 12 माइनस 1 इज़ 11, 12 प्लस 1 इज़ 13, ठीक है, ये भी सही है। देन अगर 3 पुट करते हैं तो कितना आएगा, 6 इंटू 3 18, 18 प्लस माइनस 1 17, 19 ऐसे जाएगा। बट अब देखिए कि हमें अप टू 14 ही चेक करना था, तो 17, 19 का तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, या इससे बड़े किसी भी की चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें 13 तक चेक करना है। तो किसका किसका चेक करना है, 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 11 एंड 13, इतने नंबर से हमें चेक करना है 179 की डिविजिबिलिटी, कि 179 इनमें से किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं। अगर इनमें से ये जो भी कितने 2, 2, 2, हाँ 6 नंबर्स हैं, ये 6 नंबर में से किसी भी नंबर से अगर 179 डिविजिबल निकल आता है तो इसका मतलब होगा कि 179 प्राइम नंबर नहीं है। एंड अगर ये इनमें से किसी से भी डिविजिबल नहीं होता है तो हम बोलेंगे कि 179 जो है प्राइम नंबर है। अब ये डिविजिबिलिटी एग्जैक्टली कैसे चेक करते हैं ये लेक्चर 1 में कवर किया है, वो आप देख सकते हैं, अदरवाइज हम अभी थोड़ी देर में फिर से कवर कर लेंगे कॉम्प्रहेंसिवली, राइट। तो अभी बस आपको ये जानना है कि किसकी किसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो वैसे आप सोचिए कि अगर n इक्वल टू 179 था तो हमें कितना चेक करना था, अगर डेफिनेशन से जाएं 2 टू n माइनस 1 दैट इज 2 टू 178, इतने नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक करनी थी हमें 179 के साथ, कि इनमें से कौन कितने नंबर्स हैं जो 179 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देंगे, या इनमें से कितने नंबर्स हैं जिनसे 179 कम्प्लीटली डिविजिबल है। पर अब देखिए ये कितने नंबर्स थे, 177, कैसे 178 माइनस 2 प्लस 1, प्लस 1 का लॉजिक भी लेक्चर में बता चुका हूँ, तो 177 आएगा। 177 नंबर से चेक करना पड़ता, बट हमने प्रॉपर अप्रोच लगा के कहाँ तक आ गए, 6 नंबर तक। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी कंसिडरेबल रिडक्शन है, इससे कम करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी प्राइम नंबर फाइंड करने को यूजुअली आता तो है नहीं ना, आप पेपर वगैरह उठा के देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन मतलब बहुत रेयर है कि आ गए, बट ये आज रूल सकता है, क्योंकि नंबर सिस्टम हमारे क्वांट के सिलेबस का पार्ट है, तो इसलिए मैंने कवर करा दिया, क्योंकि अभी क्वेश्चन टफ आना भी स्टार्ट हो गए हैं, एंड ये क्वेश्चन बाकी एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, तो यहाँ भी आ सकता है, राइट। तो आपको अब तक समझ आ गया होगा, नहीं भी समझ आए तो मतलब इसके जब क्वेश्चन करेंगे हम तब समझ आ जाएगा, अगर कुछ बचा है, बाकी अब तक तो क्लियर हो गया होगा। बाकी इमेजिनरी नंबर्स आपको पता है ना, मैंने बताया था 3i, 4i, है ना, 8i, 12i, कुछ भी कर दें, मतलब कोई भी हमने नंबर लिखा रियल नंबर, उनमें i लगा दिया। कॉम्प्लेक्स क्या होते थे, 3 प्लस 4i, है ना, 8 प्लस 10i, है ना, 2 प्लस 99i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। आपको इनमें कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कुछ जानना नहीं है, बस आपको ये जानना है जिनमें i नहीं लिखा होता वो सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 3.5 हो गया, 2.22232, मतलब कुछ भी ऐसे करते जाइए, है ना, 10985 डिवाइड बाई 2461, ये सारे रियल नंबर्स हैं। ये सब आपने मतलब अभी हम जो भी कर रहे हैं सब कुछ लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, तो बेसिकली रिवीजन ही कर रहे हैं, इसे जल्दी जल्दी कर रहे हैं। देन अभी नेक्स्ट है कि पार के बारे में थोड़ा जान लीजिए। जैसे अगर कोई नंबर है x, उसकी पावर 1 का मतलब वो खुद ही है, ये सब तो हम कितना अप्लाई करके देख चुके हैं, बट अभी आपको फिर से बता दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो इसका मतलब 1 होता है,
ये x चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, x की पावर 1 का मतलब वही x चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, x की पावर 0 का मतलब 1, राइट। पॉजिटिव नेगेटिव में से कुछ होना चाहिए। 0 टू द पावर 0 हो जाएगा तो अलग हो जाएगा, है ना। ये सब केसेस डिस्कस कर चुके हैं हम कि इंडिटर्मिनेट कब होता है, इन्फिनिटी कब होता है वगैरह वगैरह, राइट। वो कवर नहीं होगा। कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर का अगर पावर 0 है तो 0 होगा, तो 1 होगा। देन अगर x अपना पॉजिटिव है तो x की पावर n इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। चाहे n यहाँ पे इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। अगर x पॉजिटिव है तो x की पावर n करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, चाहे n अपना इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो। फॉर एग्जांपल अगर x अपना 3 है तो हम 3 की पावर 3 भी करेंगे तो कितना 27 आएगा पॉजिटिव, 3 की पावर 4 भी करेंगे 81 आएगा पॉजिटिव, 3 की पावर 2 भी अगर हम करेंगे तो 9 आएगा पॉजिटिव, और 3 की पावर 1 करेंगे तो 3 आएगा पॉजिटिव, राइट। ऐसे 4 का ले लेते हैं, 4 की पावर 2 करेंगे 16 आएगा, वो पॉजिटिव, है ना, इवन पावर। 4 की पावर अगर हम 3 भी कर देंगे तो कितना हो जाएगा 64, वो भी पॉजिटिव है। तो अगर x पॉजिटिव है तो x की पावर कुछ भी कर दें, इवन या ऑड, हमेशा वो नंबर पॉजिटिव होगा। बट अगर x नेगेटिव है तो x की पावर पॉजिटिव आएगी, यानी x की पावर ग्रेटर देन 0 आएगा, है ना। लेस देन 0 मतलब क्या नेगेटिव, ग्रेटर देन 0 मतलब क्या पॉजिटिव। तो x की पावर x अगर नेगेटिव है तो x की पावर n पॉजिटिव तब होगा इफ़ n इज इवन, और नेगेटिव कब होगा, इफ n इज ऑड। मैंने अब तक क्या क्या बताया, x कुछ भी है उसकी पावर 1 मतलब x खुद आएगा, 0 कुछ भी है पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, 0 टू द पावर 0 पे एप्लीकेबल नहीं है, बट 0 कुछ भी है पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो उसकी पावर 0 आएगा, तो यानी कि उसके वैल्यू आएगी 1। किसी की पावर में 0 करेंगे तो 1, एक्सेप्ट 0 टू द पावर 0। देन अगर x पॉजिटिव है तो x की पावर n कर रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, चाहे n यहाँ पे ऑड नंबर हो या कोई इवन नंबर हो। बट अगर x नेगेटिव है ना, उसकी एग्जांपल भी मैंने दी है पॉजिटिव वाले के, x पॉजिटिव है तो x नेगेटिव है तो x टू द पावर n पॉजिटिव होगा जब n इवन होगा, एंड x टू द पावर n नेगेटिव होगा, दैट इज लेस देन 0 होगा इफ़ n इज ऑड। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए अपना x है -2, इसकी ये पॉजिटिव कब बोला था मैंने, ये देखिए पॉजिटिव कब बोला था जब n इवन हो, एंड नेगेटिव कब बोला था n ऑड हो, ठीक है। इसकी इवन पावर करते हैं तो अगर हम -2 टू द पावर 2 कर दें, 2 क्या है इवन नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा 4। बट अगर -2 टू द पावर हमने 3 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा -8, -2 टू द पावर 4 कर दिया तो कितना हो जाएगा 16। तो हमने देख लिया कि हाँ इवन पे सब पे आ रहा है पॉजिटिव, और -2 टू द पावर 5 कर दें तो -32, और ऑड पार्ट्स पे आ रहा है नेगेटिव, है ना। ये एग्जैक्टली ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, आपको पता होगा ना माइनस माइनस प्लस होता है, आपने बचपन से ही सुना होगा ना, माइनस माइनस प्लस होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो जैसे -2 स्क्वायर का क्या मतलब है, -2 इंटू -2, तो ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो ये हो जाएगा 4। बट अगर -2 क्यूब की बात देखें तो -2 इंटू -2। अब देखिए ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और ये 2 मिलकर 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू, बट इंटू में और भी कुछ लिखा है -2, अब यहाँ पे एक ही माइनस है तो ये न्यूट्रलाइज नहीं होगा, तो ये आएगा -8। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये होता क्यों है। बाकी मैंने बता ही दिया कि x की पावर अगर n है और x पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, x की पावर 1 हमेशा x होगा, x की पावर 0 हमेशा x की पावर 1 हमेशा x होगा, हाँ ठीक है, ठीक बोला था, x की पावर 0 हमेशा 1 होगा, x टू द पावर n है एंड x पॉजिटिव है तो हमेशा x टू द पावर n पॉजिटिव आएगा, भले से n नेगेटिव n इवन हो या ऑड हो। बट x टू द पावर n पॉजिटिव आना है एंड x नेगेटिव वाले केस में पॉजिटिव आना है तो n हमारा इवन होना चाहिए, एंड x नेगेटिव वाले केस में x टू द पावर n को नेगेटिव आना है तो n हमारा ऑड होना चाहिए। राइट, इतनी बात आप समझ गए। देन एक चीज़ देखी थी हमने, ये भी कल किया था कि हमें ऐसे लिखना था, डिविडेंड ऐसे लिखते हैं इक्वल्स टू
डिवीज़न इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, राइट। ये वाला इक्वेशन हमने कल लिखी थी। अब अगर रिमाइंडर ज़ीरो है ना, ये कहीं भी एप्लीकेबल है, तो बेसिकली हम क्या करते थे, अगर ये यहाँ पे होता था डिविज़र, सॉरी स्पेलिंग देख लीजिएगा, यहाँ पे डिविज़र होता था, यहाँ पे अपना होता है डिविडेंड, यहाँ पे डिविडेंड होता है, यहाँ जो आता है उसको बोलते हैं कोसेंट। तो यहाँ समथिंग आता है, वैसे ये तो क्या है, डिविज़र इनटू कोसेंट ही आएगा, राइट। अगर आप सिंपल डिवीजन के जो स्टेप्स होंगे वो तो आपको याद होंगे। तो यहाँ पे क्या आता है, जितने टाइम्स जाएगा मतलब क्या, कोसेंट, और जो जाएगा मतलब है ना, तो वो डिविज़र होता था। तो डिविज़र इनटू कोसेंट, फिर लास्ट में बचता था उसको बोलते थे रिमाइंडर। ये जस्ट मैंने बता दिया आपको रिकॉल करने के लिए कि आप जो यूजुअली करते हैं उस मतलब वैसे प्लेसिंग के हिसाब से किसका क्या मतलब है। तो जो इधर लिखते थे उसको बोलते थे डिविज़र, जो बीच में इधर लिखते थे मतलब जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविज़र, देन जिसको डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड, जो रिज़ल्ट आता है उसको बोलते हैं कोशेंट, एंड जो बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो ये इक्वेशन कैसे लिखी है, तो एग्जैक्टली क्या इक्वेशन लिखी, फिर से लिख दे रहा हूँ, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, राइट। ये इक्वेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए हम 14 को डिवाइड कर रहे हैं, 14 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो एक बार डिवाइड करिए 3 से 14 को डिवाइड करिए, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 5 15, तो 5 टाइम्स जाएगा नहीं, उससे जस्ट कम जाएगा, 3 इंटू 4 12 जाएगा, राइट। तो इधर आ गया 12 2। तो यहाँ पे डिविज़र कितना है 3, डिविडेंड कितना है 14, कोशेंट आएगा अपना 4, यहाँ 12 लिख दिया था मैंने, गलती से बोला 4 था बट लिख दिया था 12 यहाँ आएगा, राइट। तो 3 अपना डिविज़र है, 4 अपना कोशेंट है, 14 अपना डिविडेंड है, एंड 2 अपना रिमाइंडर है। तो हम लिखते हैं 14 इक्वल्स टू डिविज़र कितना है 3, कोशेंट कितना है 4, रिमाइंडर कितना है 2। अब देखिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, 3 इंटू 4 कितना होता है 12 प्लस 2 है ना 14। आप किसी भी और नंबर के लिए ट्राई कर सकते हैं। मान लीजिए 18 को हमने डिवाइड कर दिया 4 से, तो 18 को डिवाइड करेंगे तो क्या 4 टाइम्स जाएगा 4, यहाँ पे आएगा 16 2, तो डिविज़र कितना है 4, कोशेंट कितना है 4, डिविडेंड कितना है 18, रिमाइंडर कितना है 2। लिखिए 18 इक्वल्स टू डिविडेंड इक्वल्स टू डिविज़र 4 इंटू कोशेंट 4 प्लस रिमाइंडर 2 है ना। 18 इक्वल टू ये कितना हुआ 4 इंटू 4 क्या हुआ 16 प्लस 2 इक्वल्स टू 18 है ना, राइट। ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो आप ये एग्री करते हैं कि हाँ ठीक है, ये इक्वेशन जो लिखी है सही है, डिविडेंड इक्वल टू डिविज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और इसका एग्जैक्टली जो हम करते थे बचपन में उसके फॉर्म में देखें तो ऐसा होता है, डिविज़र क्या होता है जिससे डिवाइड करते हैं, डिविडेंड क्या होता है जिसको डिवाइड करते हैं, कोशेंट क्या होता है कि जो आता है मतलब जो रिज़ल्ट आता है डिवीज़न का, कोशेंट को हम भागफल भी बोलते हैं, और रिमाइंडर को बोलते हैं शेषफल। डिविज़र को वैसे हिंदी में भाजक बोलते हैं और डिविडेंड को भाज्य बोलते हैं, राइट। तो ये आपको पता चल गया कि हाँ ठीक है, ये कुछ इक्वेशन होती है जो ये आपको हाँ ध्यान रखना है। वैसे आपको अब तक पता ही होगा, पहले से नहीं पता था तो अब तक फील आ गई होगी कि हाँ एग्जैक्टली ये इक्वेशन होती है, एंड इनमें से कोई भी नहीं है। तो आपको जैसे भी करके ये इक्वेशन समझ के ध्यान में रखना है क्या ऐसी इक्वेशन होती है। देन अगर हम क्या करें, इसमें n से मल्टीप्लाई कर दें, तो n इंटू डिविडेंड इक्वल्स टू n इंटू अपना क्या था डिविज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। दोनों साइड हमने जैसे मान लीजिए x इक्वल टू 2 है, तो 2x इक्वल टू क्या 2 इंटू 2 हो जाएगा ना, दैट इज़ 4 है ना। 4x इक्वल टू क्या 4 इंटू 2 दैट इज़ 8। दोनों साइड हम 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या इसको बोल लीजिए 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है उससे, राइट। वो आपने देख लिया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो हमने सेम वही करा, दोनों साइड n मल्टीप्लाई कर दिया। अब ठीक है, n इंटू डिविडेंड हो गया, अच्छी बात है। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं इधर, तो इसको क्या लिख सकते हैं n
इंटू डिविज़र इंटू कोशेंट प्लस n इंटू रिमाइंडर। अब ब्रैकेट ओपन का रूल्स आपको पता है कि भाई ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मान लीजिए 3 इंटू एक्स प्लस 4 लिखा है। अब ब्रैकेट के बाहर 3 यानी 3 कॉमन है, यानी इन दोनों का कॉमन है, इन दोनों का मल्टीपल मतलब इन दोनों से मल्टीप्लाइड है वो। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 4, है ना, यानी 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम वही काम मैंने यहाँ भी करा है, 3 को इन दोनों मतलब n को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, दोनों सम के फॉर्म में थे, राइट। तो आप देखिए इधर अब क्या हुआ कि डिविडेंड को हमने n टाइम्स किया है, तो डिविज़र इनटू कोसेंट जो था उसका जो प्रोडक्ट है वो n टाइम्स हो गया है एंड रिमाइंडर भी n टाइम्स हो गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे इसके दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। इस टर्म को देखिए, इसको ये भी बोल सकते हैं कि n इंटू डिविज़र इंटू कोसेंट, मतलब ये कि हम डिविज़र को n टाइम्स कर दें, कोसेंट को उतना ही रहने दें। और ये भी हो सकता है डिविज़र इंटू n इंटू कोसेंट, मतलब हम डिविज़र को वही रहने दें एंड कोसेंट को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें। राइट, किया क्या है मैंने, जैसे हमें पता था डिविडेंड इक्वल टू डिविज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये इक्वेशन थी, हमने देख लिया एग्जांपल्स लेके समझ लिया सब कुछ, ठीक है। देन हमने क्या करा, n को मल्टीप्लाई करें दोनों साइड, हमेशा कर सकते हैं, वो भी देख लिया एग्जांपल्स के थे कि हम करते ही हैं, सॉल्व करते ही रहते हैं। देन हमने इधर LHS तो ठीक है हमारा यही रहेगा, RHS में हमने ओपन किया तो n दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, दोनों जो दो टर्म थी समेसन में, तो n इंटू रिमाइंडर हुआ, ठीक है, इसको यही रहने देते हैं। n इंटू डिविडेंड हुआ, क्योंकि यहाँ भी एक ही टर्म है तो ये यही रहेगा। बट ये जो n इंटू डिविज़र इंटू कोसेंट है, इसके दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। देखिए n इंटू डिविडेंड का मतलब क्या हुआ कि भाई डिविडेंड n टाइम्स हो गया, दैट्स इट। n इंटू रिमाइंडर का मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर n टाइम्स हो गया। बट n इंटू डिविज़र इंटू कोसेंट का मतलब क्या हुआ, इसके वैसे तो बहुत ही इन्फाइनिट मतलब हो सकते हैं, इन्फाइनिट इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है n जो है डिविज़र और कोसेंट में कैसे भी करके डिवाइड हो जाए, कि n/2 इससे मल्टीप्लाई हो जाए और बाकी इससे मल्टीप्लाई हो जाए, राइट। जैसे हमें कुछ मिला के मल्टीप्लिकेशन में n लाना है तो n/2 इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 इससे मल्टीप्लाई कर दो, या ऐसे कुछ भी करके, है ना, वो उसके इन्फाइनिट वेज हैं, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। हम दो एक्सट्रीम केसेस ले रहे हैं कि पूरा का पूरा n हमारे डिविज़र से मल्टीप्लाई हो रहा है या पूरा का पूरा n हमारे कोसेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दो जो एक्सट्रीम इंटरप्रिटेशन आएंगी वो ये आएंगी n इंटू डिविज़र इंटू कोसेंट कि हमारा जो n है वो डिविज़र से मल्टीप्लाई हो रहा है एंड कोसेंट उतना ही रह रहा है। दूसरा जो हमारा n है वो कोसेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है एंड डिविज़र उतना ही रह रहा है। आप वैसे एक बार इसमें सोचिएगा कि इसमें कौन सा सही होगा। मैं एक बार बता देता हूँ, ये वाला जो है ये सही होगा, ये हमेशा होल्ड करेगा। n इंटू मतलब डिविज़र से जिसमें n मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमेशा होल्ड करेगा। कोसेंट से जिसमें मल्टीप्लाई हो रहा है वो कभी होल्ड कर भी सकता है, कभी नहीं भी कर सकता है, वो थोड़ा आप एग्जाम्पल से देखेंगे। तो फाइनली इक्वेशन क्या हो जाएगी, n इंटू डिविडेंड इक्वल्स टू n इंटू डिविज़र इंटू कोसेंट प्लस n इंटू रिमाइंडर। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है, देखिए n मल्टीप्लाई होगा वो ठीक है, बहुत ऑब्वियस है, सबको पता है, तो n सब जगह मल्टीप्लाई कर दिया, वेल एंड गुड। बट n यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगा वो आपको ध्यान रखना है, n मल्टीप्लाई होगा डिविज़र से, मतलब अपना डिविडेंड को n टाइम्स करेंगे और डिविज़र को n टाइम्स करेंगे तो रिमाइंडर भी n टाइम्स हो जाएगा। ऐसे बोल सकते हैं या ऐसे बोल लीजिए कि डिविज़र को n टाइम्स करेंगे, रिमाइंडर को हमें n टाइम्स चाहिए होगा तो डिविडेंड भी n टाइम्स लेना पड़ेगा। या ऐसे बोल लीजिए कि डिविडेंड को n टाइम्स कर दिया और रिमाइंडर भी n टाइम्स चाहिए हमें, तो डिविज़र को n टाइम्स लेना पड़ेगा, है ना। ऑल थ्री आर इक्वली गुड, है ना, इसमें से किसी भी टर्म में आप याद कर लीजिए या इक्वेशन के टर्म में याद कर लीजिए। बस ये n कोसेंट से मल्टीप्लाई नहीं होगा। हम एक दो एग्जांपल लेते हैं पहले। जैसे मान लीजिए कि हम एक नंबर है n, उसको अगर 223 ये दूसरा नंबर है उससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 5। क्या बोला मैंने, एक नंबर से अगर 223 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 5, उस नंबर को मैंने माना n। तो 5n दूसरा नंबर है, उससे अगर हम 223 इंटू 5 कितना हो जाएगा 1165, 223 इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा 1165। अब क्वेश्चन में ऐसे क्या होगा कि क्वेश्चन में दिया नहीं होगा डायरेक्टली
कि 1165 223 इंटू 5 ऐसे दिया होगा कि n कोई नंबर है, n भी नहीं दिया होगा, आपको मानना पड़ेगा, बट ऐसे दिया होगा कोई भी नंबर है जिसको हम n मान लेंगे क्वेश्चन में, तो कोई भी नंबर है उसको डिवाइड करते हैं, उससे डिवाइड करते हैं 223 को, तो रिमाइंडर आता है 5। देन 5 टाइम्स ऑफ दैट नंबर दैट इज 5n, उससे डिवाइड करेंगे 1165 को। अब ये 1165 जो है 223 का 5 टाइम्स है, ये आपको समझना पड़ेगा, ये वहाँ दिया नहीं होगा। तो अगर 5n से डिवाइड करते हैं 1165 को, तो बोलेगा अब रिमाइंडर बता दो कितना होगा। तो आप बताइए कितना होगा। हमने एक नंबर लिया n, उससे डिवाइड किया 223 को, रिमाइंडर आया 5। फिर हमने नंबर को 5 टाइम्स कर दिया, यानी कि डिविज़र जो है अपना 5 टाइम्स होगा जिससे डिवाइड कर रहे हैं। देन अपना डिविडेंड भी 5 टाइम्स हो गया, इसको आप डिवाइड करेंगे 1165 बाई 223, तो ये 5 आएगा, करके देख लीजिएगा। तो अब रिमाइंडर पहले 5 था, तो अभी भी और 5 टाइम्स हो जाएगा ना। ये इक्वेशन देखिए, ये इक्वेशन क्या बता रही है आपको, n टाइम्स डिविडेंड इक्वल्स टू n टाइम्स डिविजर इंटू कोशेंट इंटू रिमाइंडर। मान लीजिए कोशेंट पहले कितना था, और कोशेंट सेम रहेगा। हाँ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई कोशेंट सेम रहेगा। तो पहले डिविडेंड था, तो ऐसे करिए n, अगर आप इसको लिखना भी चाहें n इंटू d1, ये n मत लिखिए इसको, ऐसे लिखिए d1 इक्वल्स टू डिविज़र 1 इंटू कोशेंट प्लस r1, राइट। देन क्या किया इसने, d2 डिविज़र 2 इंटू कोशेंट प्लस r2। बट आपको पता है अब ये d1 मैंने क्या लिखा है, डिविडेंड 1, d2 मैंने क्या लिखा, डिविडेंड 2। आपको ये सब इक्वेशन के टाइम में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। मुझे ये पूरा इंग्लिश में पूरा इक्वेशन बार बार नहीं लिखना पड़ता, इसलिए मैं इक्वेशन में दिखा रहा हूँ। आप बेसिकली यहाँ से सीधा आंसर लिख सकते हो कि यहाँ से कितना आएगा। भाई 5 टाइम्स ही तो हो रहा है, मतलब डिविडेंड 5 टाइम्स हो गया, डिविजर 5 टाइम्स हो गया, तो रिमाइंडर भी सिंपली 5 टाइम्स हो जाएगा, 25 आ जाएगा, राइट। वो तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, बट मैं आपको फिर भी लिख के दिखा रहा हूँ कि अगर मान लो ये सब भी याद नहीं आता या फिर डायरेक्टली करने में उतना कंफर्टेबल नहीं है, तो ऐसे अगर इक्वेशन में लिखोगे तो भी हो जाएगा। तो d1 इक्वल टू, है ना, इक्वेशन इसी टर्म में लिखना। अगर इक्वेशन आप लिख रहे हो तो यही लिखना एग्जैक्टली, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ठीक है, हमने लिख दिया d1 इक्वल टू डिविजर 1 इंटू कोशेंट। अब कोशेंट दोनों में सेम है, तो मैंने q1 q2 नहीं लिखा है, q सीधा लिख दिया, प्लस r1। d2 इक्वल टू डिविजर 2 इंटू कोशेंट प्लस r2। तो डिविजर 2 जो है वो क्या है, 5 टाइम्स ऑफ डिविजर 1, एंड अपना डिविडेंड 2 जो है 5 टाइम्स ऑफ डिविजर 2 है। तो ऐसे लिखेंगे 5 d1, d2 को लिख दिया, डिविजर को क्या लिख देंगे 5 डिविजर 1 इंटू कोशेंट प्लस r2 हमें बताना है। तो अब आप सीधे यहाँ से देख लेंगे, ये दोनों इक्वेशन देख लीजिए जल्दी से। d1 का 5 टाइम्स हो गया, डिविडेंड का 5 टाइम्स हो गया, डिविजर का भी 5 टाइम्स हो गया, कोशेंट सेम रहा है, तो रिमाइंडर का भी 5 टाइम्स होगा, 5r1। r2 इक्वल टू 5r1 आ गया आपका, तो बस r2 इक्वल टू 5 इंटू 5 दैट इज 25। तो वही आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, वही आप इक्वेशन से भी लिखेंगे। हाँ, मैंने आपको ये बताया था कि आपको इतना ध्यान रखना है कि कोशेंट को n से मल्टीप्लाई नहीं कर देना है। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं, चलिए 14 का एग्जांपल लेते हैं। अपना अगर डिविज़र है 3, तो अपना कोशेंट कितना आएगा, 3 इंटू 4, है ना, हमने किया था ना भाई। 14 है तो 4 टाइम्स जाएगा ना, 12 2, राइट। हम इसको क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दो मल्टीप्लाई, कितना हो गया 14 इंटू 3, देन 3 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3, ये हो गया 42 ना, ये कंफर्टेबली 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे हमारा डिविज़र था 3, तो हम क्या करते हैं, हम डिविज़र को लेना है, वो हमें पता है, राइट। तो वो तो हम देख चुके हैं, वो हम एक क्वेश्चन में अप्लाई करके देख चुके हैं। वैसे भी मैंने आपको बता दिया कि डिविज़र से ही मल्टीप्लाई करना है, कोशेंट से मल्टीप्लाई मत कर देना, वो इक्वेशन होल्ड नहीं करेगी। मतलब बहुत ही स्पेशल केस में होल्ड कर सकती है, वो तो पर्टिकुलर केस होगा, बट हमें इक्वेशन जनरली वो होल्ड नहीं करेगी, राइट। तो बस वो देख लेते हैं कि वो क्यों होल्ड नहीं कर रही है, या ये वेरीफाई कर लेते हैं कि हाँ ये कंफर्म है ना, पक्का है, आप सेटिस्फाइड हो ना कि हाँ वो इक्वेशन होल्ड नहीं करेगी। उसका रीज़न भी उसका देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये 3 हमारे पास है जो कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, तो हम इसको डिविजर से ना मल्टीप्लाई करके इस बार कोशेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो
करिए तो 3 × 12 है ना, 3 इसके पास चला गया, तो अब क्या हो गया 42 है। अब देखिए ये सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन, 3 × 12 36 + 6 42 है ना, सेटिस्फाई हो रही है, सही है, यहाँ तो कोई गलती नहीं है। बट अब देखिए अब डिविज़र है 3 और क्वोशेंट है 12 और रिमाइंडर है 6। आप ये बताइए ऐसा कभी हो सकता है क्या कि अपना डिविज़र 3 हो और रिमाइंडर 6 आ जाए? फिर रिमाइंडर का क्या मतलब होता है? रिमाइंडर का मतलब होता है कि डिविडेंड को डिवाइड कर दिया हमने, जितना मैक्सिमम टाइम्स डिवाइड हो सकता था, उसके बाद जो फ्रैक्शन वाला पार्ट बचा है वही उसी को उठा के रखेंगे ना रिमाइंडर में। भाई अगर ये बताइए 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर 4 हो जाएगा क्या? अगर रिमाइंडर 4 होना होता तो हम एक बार और डिवाइड कर देते, क्वोशेंट एक और बढ़ जाता। आप समझ रहे हैं ना आप? जैसे मान लीजिए ये होता अपना 16 होता, हम ऐसे डिवाइड करते हैं इसको, ठीक है, 4 टाइम दे जाते हैं 12 और 4 बचा रिमाइंडर। तो ये थोड़ी ना बोलते हैं कि हाँ ये सही है, हम क्या करते हैं इसको एक टाइम और डिवाइड करते हैं, एक टाइम और डिवाइड करते हैं, मतलब 3 × 5 15, यहाँ 15 आता और रिमाइंडर आता 1। राइट, समझ रहे हैं ना आप लोग कि रिमाइंडर जो है वो डिविज़र से तो छोटा ही होगा। अगर डिविज़र के बराबर या उससे ज़्यादा आ रहा है तो यानी कि हमने डिवाइड ही नहीं किया कम्प्लीटली अभी उसको। फिर मान लीजिए 6 से डिवाइड करते हैं और ये अपना होता 19 होता मान लीजिए, तो हम ऐसे बोल सकते थे हाँ 2 टाइम्स जाएगा, 12 आया, 12 प्लस ठीक है 7 बचा, तो 7 रिमाइंडर है। नहीं, क्योंकि 6 से बड़ा है 7, रिमाइंडर हमेशा डिविज़र तो छोटा होगा। हम क्या करते हैं एक बार और डिवाइड करते हैं इसको, 6 × 3 ये 18 आता और रिमाइंडर आता 1, बोलते हैं हाँ 1 सही रिमाइंडर है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 अपना डिविज़र है, 12 क्वोशेंट है और 6 रिमाइंडर है। यही मैं बोल रहा था कि इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है रिमाइंडर जो है ये मैथमेटिकली ऐसे करेक्ट है इस फॉर्म में देखेंगे, बट यहाँ पे आप देखिए ना कि करेक्ट नहीं है। राइट, इसको डिविज़र बोलना फिर गलत हो जाएगा। आप 12 को डिविज़र बोल दीजिए है ना, 3 क्वोशेंट हो जाएगा, ठीक है, 12 डिविज़र है तो 6 का रिमाइंडर चिल है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर 3 डिविज़र है तो 6 रिमाइंडर नहीं हो सकता, फिर आपको एक्स्ट्रा डिवाइड करना पड़ेगा। राइट, 2 बार और जाएगा डिवाइड करके और रिमाइंडर 0 हो जाएगा और यहाँ पे 14 आ जाएगा। राइट, ये अपना क्यों 42 है ना, तो 42 को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो कितना जाएगा, 14 टाइम जाएगा, 42 है ना, कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 बचा। तो इसको ऐसे लिखेंगे ना 42 = 3 × 14 दैट्स इट प्लस 0 है ना, नो रिमाइंडर। इसलिए मैं बोल रहा था ये याद रखना है कि n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो n से हम डिविडेंड को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, बट डिविज़र इनटू क्वोशेंट वाली जो बात थी उसमें हम डिविज़र से मल्टीप्लाई करेंगे, कभी भी क्वोशेंट से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। राइट, आप लोग को आई होप ये समझ आ गया होगा। तो सेम इक्वेशन फिर से लिखते हैं और कुछ और बातें उससे देखते हैं। डिविडेंड इक्वल टू डिविज़र इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब अगर रिमाइंडर हो जाए 0 है ना, r = 0 हो जाए तो इक्वेशन इतनी बचेगी, डिविडेंड इक्वल टू डिविज़र इनटू क्वोशेंट। तो ऐसे केस में ये जो डिविज़र है या क्वोशेंट है इसको डिविडेंड का फैक्टर बोलते हैं, है ना। फैक्टर्स देखिए हम लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं और सेम अप्रोच से समझाया था मैंने आपको। हम लास्ट क्लास में फैक्टर्स भी कर चुके हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर चुके हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको LCM HCF या नंबर सिस्टम के मतलब वेरियस क्वेश्चन में, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन में हेल्प करेगा। हर बार आपको घूम फिर के हर बार नहीं मतलब बहुत बार आपको घूम फिर के प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद बहुत कुछ क्वेश्चन में दिख जाता है, ये वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है बहुत सारे क्वेश्चन का। तो आप ये प्लीज़ ध्यान रखिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन को आप लोग मिस नहीं कर रहे हैं। राइट, वो आप मतलब लास्ट लेक्चर में जो प्राइम फैक्टराइजेशन कवर किया था उसको प्लीज़ देख लीजिए। बाकी हम अभी एग्जांपल वगैरह लेंगे तो यहाँ भी आएगा दोबारा से, बट हाँ वो अच्छे से मतलब आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो इस पर थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ये ऐसा टॉपिक है समझाने से नहीं आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने बता दिया, ठीक है, 1-2-3 बार बता दिया, 2-3 एग्जाम्पल दे दिए, अभी 1-2 एग्जाम्पल और भी लेंगे जब LCM HCF करेंगे, बट फिर भी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस खुद से भी करनी पड़ेगी इस टॉपिक की। राइट, तो अब ये फैक्टर्स हो जाएंगे डिविज़र और क्वोशेंट, किसके फैक्टर हो जाएंगे, डिविडेंड के।
तो फैक्टर क्या होते हैं, किसी नंबर से अगर दूसरे नंबर को डिवाइड करेंगे एंड रिमाइंडर 0 आ जाए तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर उसका फैक्टर हो जाता है, और जिसको डिवाइड कर रहे हैं यानी कि जो यहाँ पे डिविडेंड है वो क्या हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है। राइट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इफ़ अ नेचुरल नंबर है ना, कोई नेचुरल नंबर है y क्या करता है, कंप्लीटली डिवाइड्स x। कंप्लीटली डिवाइड्स का मतलब क्या होता है कि रिमाइंडर इक्वल टू 0। इफ़ अ नेचुरल नंबर y, ये y को नेचुरल नंबर है, इट कंप्लीटली डिवाइड्स x। कंप्लीटली डिवाइड्स का मतलब है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, देन क्या होता है, x इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ y एंड y इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ x। राइट, ये आपको स्टेटमेंट्स ये आपके दिमाग में होना चाहिए, जैसे भी याद कर रहे हो, समझ रहे हो, जैसे भी ये आपको आना चाहिए कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर जैसे कोई नेचुरल नंबर है y, इफ़ इट कम्प्लीटली डिवाइड्स अनदर नेचुरल नंबर दैट इज x, तो x इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ y एंड y इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ x। तो जो डिवाइड करता है यानी कि जो छोटा वाला होता है उसको फैक्टर बोलते हैं, जिसको डिवाइड करता है यानी कि जो बड़ा वाला होता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं, उसको मतलब मल्टीपल बोलते हैं। राइट, जो छोटे वाले को फैक्टर, बड़े वाले को मल्टीपल। जो डिवाइड करता है उसको फैक्टर, जो डिवाइड होता है कम्प्लीटली उसको बोलते हैं मल्टीपल। कंप्लीट डिवाइड होने का मतलब क्या है कि रिमाइंडर 0 है। सेम चीज़ मैंने आपको यहाँ भी समझाई थी, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू कोसेंट, है ना, जब रिमाइंडर 0 है तब। तो यहाँ पे डिविजर और कोसेंट दोनों ही मतलब फैक्टर हैं। अब y अगर डिवाइड करेगा x को तो कुछ कोसेंट भी तो आएगा ना, तो कोसेंट भी फैक्टर होगा। हम ऐसे बोल सकते हैं ना भाई कि 3 को डिवाइड करेंगे 4 से, 3 मतलब 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो अगर 4 को हम डिवाइड करेंगे 12 से, मतलब 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा ना। तो सेम चीज़ है, हम अगर रिमाइंडर 0 रह रहा है तो हम कोसेंट एंड डिविजर को इंटरचेंज कर सकते हैं। राइट, अब अगर 3 इंटू 4 12 होता है तो 4 इंटू 3 का कुछ और हो जाएगा क्या, वो भी 12 होगा। वही तो बोल रहा हूँ ना, इस टर्म में कब लिख सकते हैं 4 इंटू 3 बराबर 12, जब रिमाइंडर 0 है तभी लिख पा रहे हैं। रिमाइंडर कुछ होता तो कुछ एक 12 इक्वल टू 3 इंटू 4 तभी लिख पा रहे हैं जब प्लस 0 है। ये रिमाइंडर 0 है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 है तो इंटरचेंज कर सकते हैं, है ना। 4 इंटू 3 प्लस 0 फ़र्क नहीं पड़ता। राइट, किसी को भी रिमाइंडर बोलो, किसी को भी डिविजर बोलो, इंटरचेंज का मतलब है कि पहले वाले को मैं डिविजर बोल रहा हूँ और बाद वाले को मैं रिमाइंडर बोल रहा हूँ, बाद वाले को मैं कोसेंट बोल रहा हूँ। राइट, तो ये दोनों ही इसके फैक्टर हैं। राइट, फैक्टर का आपको लास्ट लेक्चर में भी कुछ क्लियर होगा, बाकी जो बचा था वो इस लेक्चर में अब तक होपफुली हो गया होगा। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स का मतलब है कि उनको हम प्राइम के टर्म्स में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 100 है, 100 को हमने लिख दिया 10 इंटू 10, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, ऐसे लिख सकते हैं। 2 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2। मतलब 2 और 5 प्राइम नंबर हैं कि नहीं, प्राइम नंबर आपको पता है कौन से हैं, तो हो गया प्राइम फैक्टर ना। अगर 700 है तो क्या करेंगे 7 इंटू 100, मतलब इसको ब्रेक कैसे करते हैं वो मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। मतलब आप इसको मेंटली कर सकते हैं, मैं आपको बस लिख के दिखा रहा हूँ। मैं यूजुअली मुझे लिखना होता है मैं डायरेक्टली लिखता, यहाँ के बाद सीधा ये लिखता, यहाँ के बाद अभी जो आएगा वो लिखता, राइट। बट हाँ, अभी आपको बता रहा हूँ तो ऐसे करते हैं। बाकी लास्ट लेक्चर में देखिएगा 5-6 एग्जाम्पल दिए हैं तो वहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर होगा, बट जस्ट मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। 7 इंटू 10 इंटू 10, अब 10 इंटू 10 आप लिख लेंगे ना, 2 टू द पावर 5 और 5 2 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2, तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2 एंड 7। जैसे मान लीजिए 4200 है तो क्या करेंगे 42 इंटू 100, 42 को क्या लिखेंगे 6 इंटू 7 इंटू 100 ना। 100 को हमें लिखना आता है 2 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2, क्योंकि हमने अभी देखा है। नहीं आता तो आप ब्रेक करिएगा इसको। तो कैसे लिखेंगे 2 3 7 2 5 दैट इज़ 10, देन 2 5 दैट इज़ 10। 2 कितने हो गए 1 2 3, 2 क्यूब। 3 कितने हो गए 1, बस एक ही है 3। 5 कितने हो गए 1 2, 5 स्क्वायर। 7 कितने हो गए 1, राइट। तो हमने 4200 को ऐसा लिख दिया। ऐसा 4800 को भी लिख लो, 48,000 को भी लिख लो, है ना, किसी को भी लिख सकते हैं। इसको भी चलिए लिख लेते हैं। तो ये क्या हो गया 48 इंटू 1000 दैट इज़ 10
इंटू 10 इंटू 10। अब 48 को कैसे लिखेंगे, 8 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 5 2 इंटू 5 2 इंटू 5। इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे 10 क्यूब, तो 10 क्यूब को 2 इंटू 5 की क्यूब कर देते हैं, बट मैंने अभी लिख दिया इसको एक्सपेंड करके आपको समझाने के लिए। ये क्या हो जाएगा, 2, इसको हम जैसे 8 इंटू 6 लिखा है, वो होता है 48, ठीक है। 16 इंटू 3 भी लिख सकते थे, 48 होता है, बल्कि वो बेटर होता। क्यों, क्योंकि 16 में सिर्फ 2 के फैक्टर है और 3 में सिर्फ 3 का फैक्टर है। अभी यहाँ पे क्या है, 8 में तो सिर्फ 2 का फैक्टर है, सही है, बट 6 में 2 और 3 दोनों का फैक्टर है, तो हमें फिर से फैक्टर अलग करने पड़ेंगे। तो इसलिए वो बेटर रहता है कि आप ऐसे लिखें कि एक टर्म में एक ही नंबर के अगर फैक्टर आ जाए, ऐसा पॉसिबल हो डायरेक्टली लिखना तो लिखिए, नहीं पॉसिबल है तो जैसा पॉसिबल है वैसा लिखिए, फिर ब्रेक करते चले जाएंगे, है ना। इसलिए बोलो आपको ये इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी। देन 2 इंटू 3, देन 2 क्यूब, है ना, 1 2 3, देन 1 2 3 5 क्यूब भी आ जाएगा। अब 2 की पावर कितनी हो गई, 3, 1 4, 3 7, 2 टू द पावर 3 7। जब नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो पावर्स ऐड होती हैं। जो 2 इंटू 2 कितना होगा, 2 स्क्वायर होगा ना, तो 2 टू द पावर 1 2 टू द पावर 1, तो 1 प्लस 1 हुआ। 2 क्यूब इंटू 2 कितना होगा, 2 टू द पावर 4, 3 प्लस 1 ही तो हुआ। जैसे 8 इंटू 2 टू द पावर 4 कितना होता है, 16 तो होगा, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये सब आपको पता ही है कि अगर मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स होते हैं तो पार्ट्स ऐड होती हैं, क्योंकि हम इसका काफ़ी बार एप्लीकेशन कर चुके हैं और बता भी चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, राइट। फिर भी अगर नहीं आता तो अभी ध्यान दे दीजिए कि हाँ ठीक है, अगर सेम बेस है तो पार्ट्स जो हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स तो पार्ट्स जो है ऐड होती हैं, और अगर नंबर डिवीजन में है तो पार्ट्स जो हैं सबट्रैक्ट होती हैं, राइट। अगर सेम बेस है, जैसे इनका 2 है बेस सबका, तो इनकी पार्ट्स ऐड हो जाएंगी। तो 3 प्लस 1, 2 टू द पावर 1 है ना, 2 मतलब 2 टू द पावर 3, तो कितना हुआ 7, राइट। देन 3 की पावर 1, e की पावर है, 5 की पावर 3, 2 की पावर कितनी हो गई 7, 3 की पावर 1, 5 की पावर 3, है ना। ये अपना होगा 48,000 ना। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बताइएगा आप, वैसे होनी नहीं चाहिए। मतलब आप इसका आइडिया समझ गए कि एग्जैक्टली करना क्या होता है, बाकी आपको इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस खुद से बैठ के करनी पड़ेगी, राइट। तो हमने फैक्टर्स वगैरह फिर से देख लिए कि क्या होते हैं। इसके बाद अभी HCF वाला काम कर लेते हैं जल्दी से। HCF आप सबको पता है क्या होता है, हम इसका एक क्वेश्चन भी कर चुके हैं, LCM के तो 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, बट फिर भी अभी हम, क्योंकि मैंने बताया था कि चैप्टर जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तो सारे एक साथ डिस्कस करेंगे। LCM तो अच्छे से डिस्कस करा है, HCF उतना अच्छे से नहीं करा है, तो अभी प्रॉपर्ली दोनों ही करेंगे। तो देखिए HCF क्या होता है, आपको मतलब ये तो बेसिक है, काफ़ी बेसिक है, सबको पता होगा, बट फिर भी मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ। हाईएस्ट, जैसे नाम इसका है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो अब बस आप जो नाम है मतलब एग्जैक्टली वही होता है, नाम से ही समझ सकते हैं, इसके डेफिनेशन दी हुई है नाम में। फैक्टर आपको पता है क्या होता है ना। कोई भी नंबर, अगर कोई नंबर y है, नेचुरल नंबर y है, जो कि किसी दूसरे नेचुरल नंबर x को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो y जो है उसका फैक्टर कहलाएगा। जैसे 2 3 4 6 जो हैं, ये सारे जो हैं क्या है, फैक्टर ऑफ 12 हैं। कैसे, क्योंकि ये 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। ये तो हो गया फैक्टर के डेफिनेशन। अभी कॉमन का मतलब आपको पता है भाई, कॉमन मतलब कॉमन, राइट। अगर जैसे ये सब 12 के फैक्टर हो गए, 18 के फैक्टर लिखें तो क्या आएंगे, 2 3 है ना, 6 9, ये सब क्या होंगे, फैक्टर ऑफ 18। ये फैक्टर ऑफ 18 हो गया, फैक्टर ऑफ 12 हो गया। अब बोलेंगे कॉमन फैक्टर कौन से हैं, तो कॉमन मतलब जो दोनों में है, तो जैसे कि 2 हो गया कॉमन, है ना, 3 हो गया कॉमन, है ना, 6 हो गया कॉमन, ये सब कॉमन फैक्टर हुए। 4 और 9 नहीं है कॉमन फैक्टर। तो आपको पता चल गया फैक्टर क्या होते हैं, है ना, वो तो कर ही रहे हैं 2 क्लास से डिस्कस। आपको पता चल गया कॉमन का मतलब क्या होता है, कि भाई दोनों में हो, है ना, कॉमन हो, एग्जैक्टली इंग्लिश में जो लिखा है वही मतलब है इसका। देन हाईएस्ट का मतलब भी वही है कि इन जैसे बहुत सारे फैक्टर कॉमन है। अभी देखिए 12 एंड 18 में कितने फैक्टर कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है ना, 9 कॉमन नहीं है, 12 कॉमन नहीं है, 12 सिर्फ इसी का फैक्टर है। 1 तो हम लेते नहीं है, राइट, 1 नहीं लेंगे इसमें, 1 तो सबका ही फैक्टर है, या आप ले भी लो तो LCM HCF पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट, क्योंकि 1 आएगा। 1 भी एक स्पेसिफिक टाइप के नंबर होते हैं, मतलब नंबर्स का सेट होता है जिनका LCM और मतलब जिनका HCF 1 आता है, वो भी अभी हम देख ले रहे हैं। बट हाँ, अभी के लिए 1 का कोई रिलेवेंस नहीं, आप लिखोगे नहीं लिखोगे एक ही बात है, फ़र्क नहीं पड़ता 1 से।
तो 2, 3 एंड 6 इसके फैक्टर्स हैं, तो इसका हाईएस्ट कौन सा है? 6। तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 6। आई होप HCF की डेफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए 9 और 15 का निकालना हो, तो 9 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 9 के फैक्टर्स हैं 1, 3, 9। 15 में कौन कौन से हैं? 1, 3, 5 एंड 15। तो ये 1 कॉमन है, 1 को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मैंने बताया था है ना कि बस एक सेट ऑफ नंबर्स में 1 आता है और उनमें 1 ही आता है और किसी में 1 कभी HCF नहीं आएगा। देन 3 है, बाकी आप चाहे तो 1 लिख सकते हैं है ना, कभी कुछ गलत नहीं होगा इससे। देन देखिए 5 कॉमन नहीं है, 15 कॉमन नहीं है, 9 कॉमन नहीं है। 9 सिर्फ 9 का फैक्टर है, 15 और 5 सिर्फ 15 के फैक्टर है, बट 1 एंड 3 जो है 9 और 15 दोनों का फैक्टर है। तो इसमें हाईएस्ट कौन सा है? 3। तो 9 एंड 15 का HCF कितना हो गया? 3, है ना। इसको लिखते भी ऐसे हैं, ऐसे कर लीजिए, HCF ऑफ 9, 15 इक्वल्स टू 3। अगर सिमिलरली लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ऐसे आप लिखोगे, मतलब ऐसे तो लिखना नहीं है, बट कहीं भी ये लिखा तो उसका मतलब यही है कि 9:HCF 9, 15 इक्वल्स टू 3। देन हम स्टेप्स देख लेते हैं क्या क्या फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले क्या करिए? प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। सबसे पहले नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। ये है मेथड 1। ये कौन सा मेथड है? मेथड 1। पहले स्टेप में क्या करिए? प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। देन उसके बाद क्या करिए? कलेक्ट द मिनिमम, है ना, कॉमन, या ठीक है, क्या करना है आपको एग्जैक्टली पहले आपने जब प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया उसके बाद में आपको वो प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो कलेक्ट करने हैं जो कि मिनिमम पार को रेज किए गए हैं, राइट। कलेक्ट दोज प्राइम फैक्टर्स विच आर रेज टू इट्स मिनिमम पार, मतलब वो मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली अभी एग्जांपल के साथ कि क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं हम 120 एंड 204, इन दोनों का हमें HCF निकालना है, राइट। तो हम पहले इनको प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो क्या हुआ? 12 इंटू 10, ये क्या हुआ? 3 इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज वॉट? 4। 2 इंटू 5, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 एंड 1, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। सिमिलरली हम 204 को लिखेंगे तो कितना आएगा? 2 टू द पावर 2, 3 इंटू 7 इंटू 17, सॉरी, है ना। तो ऐसे लिख लिया इनको। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं इनको। 120 कितना हो जाएगा? 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5, 204 इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, राइट। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप था कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, जो नंबर का निकालना है HCF, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन उनका कर लिया। देन सेकंड स्टेप मैंने बोला था कि हमें कॉमन पास कलेक्ट करनी है, इनकी प्राइम नंबर्स की कॉमन पास कलेक्ट करनी है, बट मिनिमम वाली। उनका मतलब क्या था? जैसे देखिए 2 की पावर देखिए इसमें कितनी है? 2 की पावर 3 है, यहाँ पे कितनी है? 2 है, तो मिनिमम कौन सी है? 2। तो हम क्या, अब HCF लिख रहा हूँ मैं, तो 2 के पावर 2 लिख लेते हैं यहाँ पे, राइट। मतलब कॉमन मिनिमम पार वाले करस्पॉन्डिंग जो नंबर बन रहा है ऐसे बोल लीजिए, या ऐसे बोल लीजिए कि प्राइम नंबर का जो कॉमन मिनिमम पार है वो कलेक्ट करनी है। देन उसको जो बेस था, जैसे कि 2 था, उसी पे रेज करना है ना। मतलब आपको लैंग्वेज में जैसे भी समझ आ रहा है समझ लीजिए। इसका एप्लीकेशन जो है वो यही है कि 2 टू द पावर 3 था, यहाँ पे 2 टू द पावर 3 था, 2 था, हमें मिनिमम लेना था 2 के पावर, तो मिनिमम कौन सा था? 2 टू द पावर 2। देन 3 टू द पावर 1 है, यहाँ पे 3 टू द पावर 1 है, 3 मतलब 3 टू द पावर 1, तो हम क्या लिखेंगे? 3 डायरेक्टली लिख देंगे। देन 5 है, देन 7 है। अब देखिए 5 की मिनिमम पावर क्या है? यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 0, तो क्या लिखेंगे? 5 टू द पावर 0, यानी कुछ नहीं लिखेंगे। किसी की पावर पे 0 होती है तो क्या होता है? 1, और मल्टीप्लाई किसी नंबर को 1 से करेंगे तो नंबर वही रहेगा। आप चाहो तो 5 की पावर 0 लिख लो, या इसको 1 भी लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं, बट इनका कोई मतलब नहीं है। सेम गोज विथ 7, 7 के पावर भी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, तो मिनिमम कौन सी? 0। तो अपना HCF कितना बना? 4 इंटू 3 दैट इज 12, है ना। 12 आ गया अपना HCF।
सॉरी मैंने फिर से लिख दिया यहाँ पे 7, ये 17 है। आप अगर उसको प्राइम फैक्टराइज करोगे समझ आएगा, ये 17 है, ये देखिए यहाँ पे 17 लिखा था। राइट, तो आपका कितना HCF आया? 12। एक एग्जांपल जल्दी से और लेते हैं। मान लीजिए आपको HCF निकालना है, कौन से 2 नंबर लेते हैं? हाँ, एक काम करते हैं, इस बार 3 नंबर्स का लेते हैं। 2 नंबर्स का आपने देख लिया, 3 का भी सिमिलरली देखते हैं। 40, 84, 168। तो 40 क्या हुआ? 4 × 10, दैट इज 2 स्क्वायर, 2 × 5, दैट इज 2 क्यूब × 5। 84 का सिमिलरली अगर हम लिखने जाएंगे तो आएगा 2 स्क्वायर × 3 × 7, है ना। 84 को पहले आप है ना 2 × 42 कर लोगे, 42 को 6 × 7 करोगे, देन 6 से भी फैक्टर एक 2 का निकालोगे तो 3 बचेगा। तो बस वही 3 × 7 और ये इधर 2 स्क्वायर। मैं डायरेक्टली लिख दिया इनको, है ना, आप निकाल लेना क्योंकि मैं निकाल चुका हूँ ऑलरेडी। मतलब आपको ये सब डायरेक्टली थोड़ा बहुत लिखना आना चाहिए। 2 क्योंकि अब बहुत बार कर चुके हैं हम, है ना, कि हर बार पूरा स्टेप करते हैं। एग्ज़ाम में अब हर बार सब कुछ नहीं करोगे। हाँ, अगर एग्ज़ाम में पास टाइम है और वेरीफाई करना है, हाँ ठीक है, करके देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, आपको डायरेक्टली लिखना भी आना चाहिए कुछ चीज़ें, है ना। प्रैक्टिस का मतलब यही होता है कि प्रैक्टिस से आप कुछ स्टेप्स को मिनिमाइज़ कर पाएँ, या जो 2 स्टेप्स के बीच में सोचा जाता है उसको कम कर पाएँ, या जो कैलकुलेशन मिस्टेक होती है कम कर पाएँ, है ना। यही सब मतलब होता है ना इन सब मैथ्स की प्रैक्टिस का। तो ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? 168 को 2 क्यूब × 3 × 7। तो अब देखिए हमारे क्या नंबर्स बन गए। मैं इधर फिर से लिख देता हूँ, 2 क्यूब × 5, ये अपना हो गया 40 हो गया। 84 हो गया अपना, 2 स्क्वायर 3 × 7, देन 168 हो गया, 2 क्यूब 3 × 7। अब आपने 84 का लिख लिया था तो 168 में कुछ आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, है ना। × 2 ही तो है, 84 × 2 168। तो 84 × 2, अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? एक 2 की पावर बढ़ जाएगी, तो बस वही 2 की पावर यहाँ 2 था, यहाँ 3 है, बाकी सब सेम है। तो अब हम काउंट करते हैं, मिनिमम पावर्स वाले करस्पॉन्डिंग नंबर लेते हैं। तो अब देखिए, अब पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, है ना, हमेशा 2 से स्टार्ट करेंगे। जो भी मिनिमम नंबर दिख रहा होगा प्राइम नंबर, वहीं से स्टार्ट करेंगे। ये 7 है, तो 2 की पावर यहाँ पे कितनी है? 3। यहाँ पे कितनी है? 2। यहाँ पे कितनी है? 3। तो मिनिमम पावर कितनी है 2 की? 2, तो 2 की पावर 2 ले लिया। अब 3 देखते हैं, 3 की पावर यहाँ कितनी है? 0। आपको आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले स्टेप में हमने सब में देखा था ना 3 की पावर कितनी है। इसमें बोलना आपको आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया एक में, तो मिनिमम तो 0 ही हो सकती है ना, नेगेटिव तो होगी नहीं पावर, राइट। 2 की पावर यहाँ पे 3 की पावर नेगेटिव तो होगी नहीं, है ना, नेचुरल नंबर से डील कर रहे हैं। तो ये राइट, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं ये सब आपको पता होना चाहिए। लेक्चर 1 के स्टार्ट में डिस्कस किया था, है ना। 1 2 अप टू n, 1 2 3 4 ये सब सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, राइट। तो अब अगर हाँ यहाँ पे अगर 3 की पावर 0 है तो आपको आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि 0 ही रहेगा मिनिमम। तो 3 की पावर 0 लिखें या कुछ ना लिखें, सेम बात है, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में क्योंकि किसी की पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा, और मल्टीप्लिकेशन में 1 का कोई मतलब नहीं होता है। देन देखते हैं 3 हो गया, 5 देखते हैं, 5 की पावर 1 है, हाँ ठीक है 1 है, 1 लिखा जा सकता है, तो आगे चेक करते हैं कि भाई 1 लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे 5 की पावर 0 है, तो 0 है तो बस हो गया, अब 5 लिख नहीं पाएंगे हम, राइट। 5 टू द पावर 0 ही मिनिमम में ऐसा रहेगा। आगे कितनी भी पावर्स हो 5 के फ़र्क नहीं पड़ता, हमें मिनिमम वाला लिखना था। तो मिनिमम कितना हो गया यहाँ पे? 5 टू द पावर 0, तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो 5 भी नहीं लिख सकते। 7 का देखते हैं, 7 की पावर 0, अब 7 की पावर 0 हो गई तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो 7 भी नहीं लिख सकते यहाँ पे। तो यहाँ पे अब देखिए 7 के आगे कौन सा नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? अगर आप 6 के +-1 का जो मैंने लॉजिक बताया था उससे करते जाएंगे, सारे प्राइम नंबर आपको मिलते जाएंगे, राइट। आपको बहुत सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, 6 के +-1 से करते जाइए, सारे प्राइम नंबर मिलते जाएंगे। तो अब देखते हैं 6 के +-1 के टर्म में तो क्या 11 आता है नेक्स्ट वाला? तो 11 है, 11 तो इसमें कहीं है ही नहीं ना, तो बस इसका यही हो जाएगा आंसर 4। तो HCF कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। एक दूसरा मेथड भी HCF फाइंड करने का, जिससे ज़्यादातर लोग फैमिलियर होंगे, मतलब हम स्टार्ट में उसी मेथड से करते हैं 6-7 क्लास में। तो उसमें करते क्या हैं, हम एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। तो पहले एग्जाम्पल से डायरेक्टली करते हैं। तो जो हमने एग्जाम्पल लिया था 120 एंड 204 वाला एग्जाम्पल लिया था ना हमने, यहाँ पे देखिए 120 एंड 204 का एग्जाम्पल लिया था, तो हमने फाइंड किया था HCF 12 आता है। तो इसी को वो दूसरे मेथड से जल्दी से वेरीफाई कर लेते हैं। तो 10204 है, तो हम क्या करते हैं, पहले पता करते हैं कौन सा बड़ा है इसमें से। तो आपको पता है कि ठीक है 120 जो 204 से बड़ा है,
फिर 120 से डिवाइड कर देते हैं 204 को। तो यानी कि क्या करते हैं इस मेथड में, दो नंबर जैसे दिए हैं तो हम पता करते हैं कौन सा बड़ा है, तो बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितना होगा, एक टाइम जाएगा, आया 120, बचा 84, राइट, 84 बच रहा है। फिर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि बचा मतलब वो रिमाइंडर है, शेषफल है। हमने जब डिवाइड किया छोटे वाले नंबर को, मतलब छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को हमने जब डिवाइड किया तब देखा रिमाइंडर कितना है। अगर रिमाइंडर नॉन जीरो है तो फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे, और अगर रिमाइंडर ज़ीरो है तो जब रिमाइंडर ज़ीरो है उस टाइम पे जो डिविज़र था वही HCF हो जाएगा। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 84 ना आके ज़ीरो आया होता तो 120 अपना क्या हो जाता, HCF हो जाता। क्या करते हैं, पहले दो नंबर दिए हुए हैं उनको पहले चेक करते हैं कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर चेक करते हैं। अगर रिमाइंडर नॉन जीरो है तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, बट अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो जिस टाइम पे रिमाइंडर जीरो आया है उसी टाइम पे जो डिविज़र होगा उसके करस्पॉन्डिंग, अगर ये रिमाइंडर जीरो होता 84 ना होता जो कि यहाँ पे है ना, 84 है यहाँ पे, वो ना होता ज़ीरो होता तो 120 अपना क्या हो जाता, HCF हो जाता। बट अभी यहाँ 84 है तो अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, जो रिमाइंडर है मतलब कुछ नहीं करना है, मतलब सिमिलर स्टेप ही करना है। जो रिमाइंडर है उसको बना देंगे डिविज़र, और जो डिविज़र था उसको बना देंगे डिविडेंड। और सबका एक एक स्टेप प्रमोशन कर दिया है, समझ लीजिए। पहले अपना क्या था, दो नंबर हमने लिए जो क्वेश्चन में दिए हुए थे 120 एंड 204। देन हमने पता किया कि कौन सा इनमें से बड़ा है कौन सा छोटा है। देन छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड किया तो अपना आया कि ठीक है रिमाइंडर 84 है। अब अगर 84 नहीं जीरो आता तो हम बोल देते कि जो जीरो जब रिमाइंडर आया है उसके करस्पॉन्डिंग मतलब 120 को बोल देते कि ये हमारा HCF है। बट ये जीरो नहीं आया है, ये 84 आ गया, दैट इज नॉन जीरो आ गया। तो अब नॉन जीरो वाले में क्या करेंगे कि 84 यानी कि जो रिमाइंडर था उसको डिविज़र बना देंगे अगले स्टेप के लिए, और जो अभी तक डिविज़र था उसको बना देंगे डिविडेंड। मतलब अब रिमाइंडर से डिविज़र को डिवाइड करेंगे। तो करिए, फिर ये भी वन टाइम जाएगा, 84 आया, देखिए कितना बचा, 36 बचेगा शायद, राइट। क्या किया हमने, सेम स्टेप वही करा, बस इस बार रिमाइंडर को डिविज़र बना दिया और डिविज़र को डिविडेंड बना दिया, है ना। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि डिविडेंड जो n+1 स्टेप का था वो डिविज़र हो गया, मतलब डिविडेंड जो n+1 स्टेप का है वो n स्टेप का डिविज़र ही हो गया, एंड जो ये सॉरी हाँ डिविज़र है n+1 स्टेप का वो रिमाइंडर हो गया nth स्टेप का। ये वैसे बहुत टेक्निकल हो गया, आपको इसको जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ना, ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, राइट। बट हाँ जिसको बहुत टेक्निकली समझना है, एक लाइन में कुछ लिखना है n1 के टर्म्स में, थोड़ा फैंसी लगे तो उनके लिए मैंने बता दिया कि ऐसा कुछ लिख सकते हैं, बाकी किसी को जानने की ज़रूरत नहीं है ना। आप एग्जाम्पल समझिए, दिमाग में आपके एग्जाम्पल वाला ही रहेगा, है ना। ये सब हम कोड वोड के फॉर्म में जब लिखते हैं, कोडिंग वगैरह करते हैं, तब ये सभी हो जाता है, ठीक है। बट हाँ लॉजिकली अगर देखें कि सिंपली हमें एक्सप्रेशन में अगर एक्सप्रेस करना है तो यही मतलब होता है इसका, जो मैंने ऊपर लिखा। नॉर्मली आपको ध्यान देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमें ध्यान क्या देना है कि जब दो नंबर दिए हैं पहले पता करेंगे कौन सा छोटा है, छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर जीरो आता है तो जो डिविज़र होगा, डिविज़र यानी कि जो जिससे भाग दे रहे होंगे भाजक होगा, वही हमारा HCF बन जाएगा। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप वाले में रिमाइंडर को डिविज़र बना देंगे और डिविज़र को डिविडेंड बना देंगे, राइट। तो अभी तक जो डिविज़र था वो बन गया डिविडेंड, और अभी जो इस स्टेप में रिमाइंडर आया है वो अगले स्टेप के लिए डिविज़र बन गया। तो अब फिर से वही डिवाइड कर दिया तो ये कितना है 36। अब फिर से नॉन जीरो आ गया, तो नॉन जीरो आ गया तो क्या करेंगे, अब ये 36 अपना बन जाएगा डिविज़र, और अभी तो जो डिविज़र था दैट इज 84 वो बन जाएगा डिविडेंड। 2 टाइम्स आएगा 72, कितना बचा 12। अभी फिर से नॉन जीरो आया तो इस स्टेप में क्या करेंगे कि 12 अभी अपना क्या है, रिमाइंडर है, 36 क्या है अपना डिविज़र है। बट क्योंकि 12 जो आया है जो कि रिमाइंडर है वो नॉन जीरो है, तो अभी हम स्टॉप नहीं करेंगे प्रोसेस और आगे जाएंगे। तो रिमाइंडर को हम क्या बनाते हैं, डिविज़र, तो डिविज़र हो गया मतलब उससे डिवाइड करेंगे, और जो डिविज़र था दैट इज 36 उसको बना देंगे रिमाइंडर डिविडेंड। तो डिविडेंड में लिख दिया कि ठीक है 36 को डिवाइड करना है 12 से, 3 टाइम्स आएगा 36, रिमाइंडर इज व्हाट 0, बूम,
है ना, मिल गया। हमें क्या चाहिए था, हमें वही वाला डिविजर चाहिए था ना कि जब रिमाइंडर 0 हो जाए। तो ये प्रोसेस हम तब तक करते चले जाएंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना हो। जिस स्टेप पे रिमाइंडर 0 हो जाएगा उस स्टेप पे हम रुक जाएंगे, राइट। उस स्टेप पे हम चेक करेंगे कि हमारा डिवीज़र कितना है। हमारा डिवीज़र यहाँ पे 12 है, सो तो अपना HCF जो है वो वही हो जाएगा 12। हमने कौन से नंबर लिए थे, 120 एंड 204। अब 120 एंड 204 के करस्पॉन्डिंग दूसरे मेथड से भी कितना आया था, आप देख लीजिए 12 आया था। तो दोनों मेथड से सेम आंसर आ रहा है। बट आपको ये दिख रहा होगा कि जो पहले वाला मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, वो इजी था, वो बल्कि इजी है भी और थोड़ा सा बेटर मेथड है। तो आप अगर उससे करेंगे तो सही रहेगा। और उसमें जैसे 3-4 नंबर, कितने भी नंबर का निकालना हो तो दिक्कत नहीं होती। इसमें भी निकाल सकते 3-4 नंबर का, बट इसमें अगर 3 से 4 नंबर का निकालना होगा तो ये बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस होगी। किस में कम्बरसम होगा, मेथड 2 में, जो डिवीजन वाला मेथड है। इसमें बहुत कम्बरसम हो जाएगा अगर 3-4 नंबर का निकालना पड़ा। बट अगर आप वो उस मेथड से करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से, तो आपको 3, 4, 5, 8 नंबर, 10 नंबर तक का भी निकालना हो तो आप उतना मुश्किल नहीं होगा। बस अगर प्राइम फैक्टराइजेशन उनका आसानी से 6 है, 8 है, 4 है, 3 है, 5 है, ऐसे नंबर है तो आप सीधे निकाल सकते हो, राइट। ऐसे वाले में आपको डिवीजन वाले में बार बार डिवाइड करते रहना पड़ेगा। तो बेस्ट वही है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड ज़रूर ध्यान रखो। इसको भी रखोगे तो सही है, अच्छी बात है, नहीं भी रखोगे तो चलेगा। मतलब इसको मतलब कौन सा नहीं रखोगे तो चलेगा, डिवीज़न वाला, बट प्राइम फैक्टराइजेशन वाला ज़रूर रखना है। और ट्राई करिए डिवीज़न वाला भी रख लीजिए, एटलीस्ट पता तो रहे आपको कि क्या करना होता है। बाकी करिएगा एग्ज़ाम में प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से। देन हम देखते हैं कि मान लेते हैं अगर 3 का निकालना हो तो क्या करेंगे। जैसे 40 है, 84 है, 168 है। 3 के निकालने में कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली पहले इन दो, किसी भी 2 को लेना है, उनका निकालना है, देन तीसरे वाले को लेना है, उससे निकालना है। मतलब 2 का लेना है, उसका कुछ HCF आएगा, है ना। मान लीजिए इसका HCF है A, तो इस A और 168, दैट इज A, 168 एक नया नंबर, नया सेट होगा जिसका फिर से हम HCF निकालेंगे। क्या करना है, 3 वाले में 3 नंबर दिए हैं, उनमें से कोई भी 2 चूज़ करेंगे, देन उन दोनों का HCF निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे वो भी डिस्कस कर रहे थे। जैसे भी जो भी मेथड है उससे, ये डिवीजन वाले मेथड से उनका HCF निकालेंगे। देन HCF उनका निकालने के बाद मान लीजिए HCF आया A, तो A एंड द थर्ड नंबर 168 यहाँ पे दिया हुआ है, उन दोनों का फिर से HCF निकालेंगे। अगर हम इस केस में करें, मान लीजिए हमने पहले 40, मान लीजिए हमने कोई 2 नंबर लेना था, तो हम लेते हैं इसमें 84 एंड 168, है ना। 40 को भी छोड़ देते हैं, 84 168 को लेते हैं। तो अपने को पता है 84 भाई छोटा है 168 से, डिवाइड कर दो, 2 टाइम्स आएगा 168, रिमाइंडर 0। बहुत जल्दी आ गया आंसर, राइट। आप देख रहे हैं कितना जल्दी आ गया। इनका जो रिमाइंडर 0 है तो यहाँ पे प्रोसेस स्टॉप कर देंगे। रिमाइंडर 0 के करस्पॉन्डिंग डिविजर कितना है, 84, तो इसका HCF कितना आया, 168 और 84 का 84 इटसेल्फ। और सेकंड नंबर क्या था, 40। अब इन दोनों का HCF निकाल लेंगे तो उसको बोलेंगे फाइनल HCF। फाइनल HCF मतलब फाइनली जो 3 नंबर दिए हुए थे 84, 40, 168, उन तीनों का HCF हो जाएगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको GCD भी बोलते हैं, है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, सेम थिंग। तो निकालते हैं 40, 84 कौन सा बड़ा है भाई, 84 बड़ा, ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं। 2 टाइम्स आएगा, 80 आएगा, 4 आएगा अपना रिमाइंडर। देन क्या करेंगे, 4 को बनाएंगे डिविजर, रिमाइंडर को डिविजर और डिविजर को डिविडेंड, फिर डिवाइड करेंगे, 10 टाइम्स आएगा 40, है ना, 0 आ जाएगा रिमाइंडर। तो 0 रिमाइंडर करस्पॉन्डिंग कितना आया डिविजर, 4। तो HCF कितना होगा, 4। किसका HCF था, 40, 168 एंड 84। अब 40, 168 एंड 84 का हमने पहले दूसरे मेथड, यानी कि जो हमारा मेन मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड, जो कि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि उससे ज़रूर करिएगा, तो उसकी प्रैक्टिस जरूर करके जाना। बट एग्जाम में आपको ऐसा ना हो कि वो मेथड ना आता हो, कि वो मेथड से LCM HCF नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन में काम आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन क्या दिया है। नंबर सिस्टम के तो पक्का बहुत से क्वेश्चन में काम आएगा। हम देखते हैं इसका आंसर पहले मेथड से कितना आया था। पहले मेथड से हमने निकाला था 40, 84, 168 का HCF आया था 4, वही यहाँ भी आ रहा है 4।
राइट। तो आपको HCF वाला पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। देन एक थोड़ा सा इसका एग्जांपल अगर लें थोड़ा स्पेशल केस में, तो अगर मान लीजिए ऐसा कोई बोल रहा है कि कोई भी नंबर है n, वो क्या है ग्रेटेस्ट, कोई भी ग्रेटेस्ट नंबर है n जिससे अगर 55 को डिवाइड करते हैं ना, 55/n करते हैं, तो जो रिमाइंडर आता है ना R55/n, ऐसे मैं लिख रहा हूँ R55/n का मतलब है कि जब 55 को n से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है, कितना आता है 7। एंड R37/n का मतलब है कि जब 37 को n से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है उसको दिखा रहा है। ये कितना आ रहा है अपना 5। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है कि कोई नंबर है n जो कि 55 को जब डिवाइड करता है तो रिमाइंडर आता है 7, और जब 37 को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर आता है 5। तो ऐसा हमें ग्रेटेस्ट भी दिया हुआ है, तो ऐसा हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है ना। ऐसे हो सकता है एक से ज़्यादा नंबर हो या एक ही नंबर हो। एक ही नंबर होगा तो भाई ग्रेटेस्ट नंबर वही हो जाएगा। एक से ज़्यादा नंबर होंगे तो फिर उसमें चूज़ करना पड़ेगा कौन सा वाला बड़ा है। राइट, हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है, ऐसा नंबर निकालना है जिससे अगर हम 55 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर आएगा 7, और अगर 37 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर आएगा 5। आप ये बताइए, अगर हम 55 को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 7 आ रहा है, तो अगर हम 55 - 7 कर दें, दैट इज़ 48 को डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा। भाई रिमाइंडर 7 का मतलब क्या है ना, ऐसे होता था ना, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये डिविज़र इंटू कोशेंट में क्या होता था, दो फैक्टर्स होते थे, जैसे 6 × 8 आ गया प्लस रिमाइंडर 7, ऐसा दिया हुआ है ना कोई नंबर 55, ऐसा कुछ दिया हुआ, राइट। तो ये +7 आता था, ये क्या होता था कि ठीक है हमारा जो डिविज़र था उसके कुछ इंटीग्रल मल्टीपल हुए, मतलब कुछ नेचुरल नंबर मल्टीपल आए, प्लस जो फ्रैक्शन वाला पार्ट आता था उसकी वजह से आता था। बट अगर हम इसमें से माइनस कर दें, मान लीजिए 48 कर दें, इसको -7 कर दें, इधर ले आए 55 - 7, दैट इज 48 = 6 × 8 लिख सकते हैं ना। मतलब अगर हम रिमाइंडर को माइनस कर दें तो कंप्लीटली डिवाइड कर देगा वो। अगर 6 होता, मान लीजिए n अपना 6 है, बट ठीक है 6 भी हो सकता है, 8 है तो 8 भी हो सकता है, बट आपने अगर थोड़ा दिमाग लगाया होगा तो आप बता सकते हो 6 नहीं हो सकता यहाँ पे, है ना, फॉर द वेरी ऑब्वियस रीजन कि रिमाइंडर 7 है। तो अगर 6 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 7 नहीं आता, है ना। ये जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया, आपको ऐसे कुछ आंसर वांसर नहीं निकालना है ना। आपको अगर अभी तक समझ ना आया हो उसके लिए बताया है, राइट। आंसर आपको ऐसे नहीं निकालना है, आंसर आपको ये करना है, ठीक है। रिमाइंडर अगर 55 को डिवाइड करेंगे n से तो 7 आएगा, तो 55 - 7 जो है ये डिविजिबल होगा n से। ये आपको करना है, मतलब एग्जैक्टली, है ना, क्वेश्चन कर रहे होंगे तब ये करना है। 37 को अगर n से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आ रहा है, पर 37 - 5 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, है ना। वो भी समझा कि कैसे आएगा रिमाइंडर 0। तो यानी कि कितना हुआ 48, 32, है ना, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। ऐसा नंबर हमें फाइंड करना है जो नंबर इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता हो और ग्रेटेस्ट भी हो। तो आप अब समझ गए ना कि हमें यहाँ पे HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों का फैक्टर हो, मतलब इन दोनों को डिवाइड करता हो इन दोनों का फैक्टर हो। अब दोनों का है तो कॉमन भी हो गया, और दिया हुआ है क्वेश्चन में कि वैसा ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, मतलब ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है हमें इनका, राइट। तो आप देखिए इनका HCF कितना आएगा। HCF करते हैं तो ठीक है, 48 को हम कैसे लिखेंगे, 48 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 4 × 3, 48 हो गया। 32 कैसे लिखेंगे, 2 to the power 5। HCF निकालने के लिए हम बहुत बेसिक सा जो रूल है वही करेंगे। क्या करेंगे, हम इसमें सारे प्राइम्स की जो मिनिमम पावर के करस्पॉन्डिंग जो मिनिमम पावर है सब में है वो वाला पावर लेंगे, राइट। ये मैं लैंग्वेज में बोलता हूँ, शायद आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं कि मिनिमम पावर वाला लेंगे, क्या करेंगे, इसीलिए मैं हमेशा एग्जांपल इसका देता हूँ। तो अभी आप एग्जांपल से अच्छे से समझिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब मिनिमम पावर लेने का मतलब क्या, जैसे 2 to the power यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो मिनिमम कौन सी हुई 4, तो भाई ले लो भाई। ये बोल रहा था मैं कि मिनिमम पावर लेने का मतलब है कि 2 to the power 4, 3 की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो क्या 0 ले लो, मतलब कुछ नहीं लो।
3⁻0 का मतलब है 1, 3⁻0 किसी के पावर 0 मतलब 1, और मल्टीप्लिकेशन 1 का मतलब कुछ नहीं होता है। तो एचसीएफ कितना आया अपना 16 आया, राइट। तो 16 वो नंबर है जिसको अगर 55 जिससे अगर 55 को डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर आएगा अपना कितना 7, और अगर 37 को डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर आएगा 32। डिवाइड कर भी लो, अगर आपको डिवाइड करो इंटू 3, 48 कितना आया 7। अगर हम डिवाइड कर दें, मान लीजिए दूसरा जो नंबर था 30 कितना था 55 था 37 था, ठीक है 37 से कर दो 2 टाइम जाएगा 32 ना 5, तो 7 और 5 आना तो रिमाइंडर आ गया, तो मतलब ये सही है। ऐसे भी आप वेरीफाई भी कर सकते हो। तो अभी ये हमने जो एप्लीकेशन देखा, इसको अगर हम जनरल फॉर्म में बोलें तो मान लीजिए ऐसा हमें कोई ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर फाइंड करना है जो कि x, y और z को जब डिवाइड करते हैं जिससे, तब R1, R2, R3 रिमाइंडर आता है। क्या? कोई भी नेचुरल नंबर n ग्रेटेस्ट वाला है ना, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर n हमें अगर फाइंड करना है कि जिससे अगर हम x को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर R1 आता है, जिससे अगर हम y को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर R2 आता है, जिससे अगर हम z को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर R3 आता है। ये सिंबॉलिकली मैंने लिखा है r x बाई n का मतलब क्या है, रिमाइंडर व्हेन x इज डिवाइडेड बाई n इज R1, रिमाइंडर व्हेन y इज डिवाइडेड बाई n इज R2, रिमाइंडर व्हेन z इज डिवाइडेड बाई n इक्वल टू R3, राइट। तो ये क्वेश्चन में दिया हो, अगर ये ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो एक्स वाई तक ही दिया हो सही है, एक्स वाई जेड दिया हो सही है, एक्स वाई जेड और टी भी दिया हो चलेगा, मतलब एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, मतलब 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, जनरल फॉर्मूला है, सब पे अप्लीकेबल होगा, राइट। अभी हम 3 के लिए लिख रहे हैं, आप 4 के लिए भी खुद से लिख सकते हो, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, एक टर्म और लिख देना और क्या। तो हमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ऐसा हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो वो नंबर क्या होगा, वो होगा HCF ऑफ x माइनस R1, y माइनस R2, z माइनस R3। ये आप याद रख सकते हैं, मतलब चाहे तो याद रख सकते हैं, अदरवाइज मैंने आपको मेथड बता दिया है, तो फॉर्मूला भी बता दिया है, मेथड भी बता दिया है। अगर हम फॉर्मूले से करना चाहें, अगर 2 के लिए होता तो क्या होता कि भाई z नहीं दिया होता, कि अगर कोई नंबर है x, उसको डिवाइड कर रहे हैं n से तो R1 आ रहा है, y को डिवाइड कर रहे हैं तो R2 आ रहा है, तो क्या हो जाता x माइनस R1, y माइनस R2, बस ख़त्म। अगर 4 होता कि कोई नंबर है x जिसको डिवाइड कर रहे हैं अगर n से तो R1 आ रहा है, y को डिवाइड कर रहे हैं तो R2 आ रहा है, z को डिवाइड कर रहे हैं तो R3 आ रहा है, t को डिवाइड कर रहे हैं तो R4 आ रहा है, तो क्या हो जाता, हम क्या निकालते, HCF ऑफ x माइनस R1, y माइनस R2, z माइनस R3 एंड t माइनस R4, राइट। तो आप इसकी अप्रोच समझ गए कि जितने भी टर्म हो उतने ऐसे अपने साथ लिख लेंगे। एक बार इसको अप्लाई भी कर ही लेते हैं, चलिए। हमें को निकालना था, अभी जो लास्ट एग्जांपल लिया था उसमें था 55 का था कि 55 बाई n, ये इसका रिमाइंडर आएगा 7 एंड 37 बाई n इसका रिमाइंडर आएगा 5। तो ठीक है, हमें फाइंड करना था ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो कि जब 55 को डिवाइड करेंगे उससे तो 7 आएगा रिमाइंडर, जब 37 को डिवाइड करेंगे उससे तो 5 आएगा रिमाइंडर। तो हमें फॉर्मूले से देखा तो क्या था, HCF ऑफ x माइनस R1 है ना, x माइनस R1 कॉमा y माइनस R2। अपना 37 क्या है, y है, 55 क्या है, x है, 7 क्या है, R1 है, और 5 क्या है, R2 है। सही वैल्यू पुट कर दीजिए, 55 माइनस 7, 37 माइनस 5 कितना हो गया, 48 एंड 32 है ना। इनका HCF निकालना है, यही तो हमने किया था, यही तो 16 आया था ना, हम देखिए, हाँ ठीक है, ये वेरीफाई किया था, ये देखिए 48 और 32 का HCF तो निकाला था ना, ये आया था 16, कैसे आया था, ये ऐसे आया था, 48 को लिखा 2 to the power 4 into 3, 32 को लिखा 2 to the power 5, देन हम मिनिमम पावर लेते हैं, तो मिनिमम पावर कितनी हो गई, 2 की मिनिमम पावर 4 थी, यहाँ पे 5 था, तो 2 to the power 4 हो गया, 3 की मिनिमम पावर यहाँ 1 थी, यहाँ 0 थी, तो कितना आ गया, 3 to the power 0, दैट इज 16, राइट। इतना आप समझ गए, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, है ना। लेक्चर को बहुत लेंदी नहीं करते हैं ताकि आप कंफर्टेबली
कर मतलब खुद से कर पाएँ। ऐसा ना हो कि मैं 2.5 घंटे के लेक्चर डाल दूँ तो फिर आप है ना नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली फिर बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगते हैं कि 2.5 घंटे देखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत जल्दी ये नंबर सिस्टम ख़त्म कर देंगे एंड उसके क्वेश्चन लेने लगेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट 3 क्लासेस लगेंगी नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस कवर करने में, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको लेक्चर तो फॉलो करने हैं, आपको 1-2 सजेशन देने हैं मुझे। पहला मैंने क्या बताया था, ये बताना है कि जो 85 और वो 15 वाला बोला था लॉजिक, वो सही आपको लग रहा है अप्रोच या कुछ चेंज करें उसमें। चेंज करना है, सही लग रहा है तो हाँ ठीक है बोल दीजिएगा सही लग रहा है, अदरवाइज़ क्या चेंज करें वो बताना है। देन नेक्स्ट आपको जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी थी वो ये था कि हाँ जो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराने, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर टाइप के होंगे पर थोड़े से टफ वाले हैं, तो वो क्या सेक्शन वाइज ओवर होने के बाद बताएं, पूरा कोर्स मतलब तीनों सेक्शन ओवर होने के बाद, जैसे क्वांट ओवर होने के बाद क्वांट का करा दें, LRDI के बाद LRDI करा दें, या फिर पूरा क्वांट LRDI और कॉम्प्रहेंशन ओवर होने के बाद सबका इकट्ठे कराएं। 3 टॉपिक के मैं साथ में कराऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, वो मैंने बता दिए थे कौन कौन से हैं। वो है आपके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड सेट थियरी, दैट इज वेन डायग्राम वाला। थर्ड आपको ये बताना है कि लेक्चर की जो टाइमिंग है वो मैंने 9 AM रखी है, तो अब ये 9 AM आपको सूटेबल पड़ता है कि नहीं, या कुछ और टाइमिंग अगर आप बताओ, क्योंकि 9 AM मैंने बहुत सोच समझ के रखा है ना, क्योंकि सुबह थोड़ा एक्टिव रहता है, दिमाग भी एक्टिव रहता है ज़्यादा एंड फिजिकली भी हम एक्टिव रहते हैं, तो इसलिए मॉर्निंग में रखा है, राइट। तो ये 2-3 सजेशन है जो आप बताइएगा जरूर कमेंट में, बाकी तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।